Hello guys, welcome to KNP Analysis and welcome to 100 Days Course Series for UPSC 5 जून 2022 प्रीलिम्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स और फिफ्थ एडिशन है ये पॉलिटी का, यानी कि लक्ष्मीकांत का फिफ्थ एडिशन है बुक का। ठीक है, डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए इसके फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और इसके बाद की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स से पहले हम सिटीजनशिप वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, वो आप पिछली वीडियोज़ में देख लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसको हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, आप समझ लीजिएगा, लाइन टू लाइन पॉलिटी, क्योंकि लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है अगर लाइन टू लाइन डिस्कस कर लीजिएगा तो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो 19.5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 19.5 का मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है जो कभी कभी पता नहीं लगता, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, संविधान में दिए हुए हैं, और संविधान के पार्ट 3 में ये फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल 12 to 35 आर्टिकल में दिए हुए हैं, यानी कि आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं, आर्टिकल 35 तक है। और अगर मैं स्पेशली ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 30 तक इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो जो पार्ट 3 है ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बताया गया है। इसका मतलब है ये जो सारे फंडामेंटल राइट है जस्टिसेबल इन नेचर है। जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब होता है आप अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। अगर मैं आपको कोर्ट में केस करने की बात बताऊं तो ये जो राइट्स हैं सारे ये स्टेट के अगेंस्ट है, यानी कि सरकार के अगेंस्ट है ये। ठीक है, अभी हम बात कर लेंगे कि स्टेट किसे कहते हैं, वो आर्टिकल नंबर आपको 12-13 में पूरा डिफाइन किया हुआ है, उसे हम डिफाइन करेंगे, अभी पूरा देखेंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो तो ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 चीज़ हमने क्लियर कर ली। सबसे पहली बात, ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 यूएसए से लिए गए हैं और जस्टिसिएबल इन नेचर है। ये फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है, और ये किसके अगेंस्ट है, स्टेट के ये अगेंस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइवेट पब्लिक के प्राइवेट जो लोग होते हैं, प्राइवेट पीपल, उनके अगेंस्ट नहीं होते। ठीक है, किस फॉर्म में होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें महज अपनी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ आपसे तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये सभी पर्सन्स को दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट आर गारंटेड टू ऑल पर्सन्स। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, टू ऑल पर्सन्स। ठीक है, ये आपको सिटीजन्स को भी दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को भी दिए हुए हैं और एलियंस को भी दिए हुए हैं। एलियंस का मतलब होता है फॉरेनर्स को भी दिए हुए हैं, बशर्ते वो इनेमी एलियंस ना हो, बशर्ते वो इनेमी एलियंस ना हो। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आ गई होंगी, ये सबको दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट का जो पर्पज़ है वो है आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। अब आप बोलोगे भाई इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी तो हो सकते हैं, गैस तो वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं है, वो है आपके बताओ किस में, वो है डीपीएसपी में। जब हम डीपीएसपी डिस्कस करेंगे तो उसे आराम से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो फिर अगली जो चीज़ आती है, जो फंडामेंटल राइट का मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाई हम ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ बना रहे हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट, किसी आदमी की गवर्नमेंट नहीं है, बहुत सारे आदमियों की गवर्नमेंट नहीं है। मैन लिखा हुआ है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ है, किसी आदमी की नहीं चलेगी, कानून की चलेगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, अगर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो फंडामेंटल राइट्स हैं गारंटेड एंड जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया वो किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा है, जैसा कि हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सब हमारी ही देन है। ठीक है गाइस, अगर इसके बाद की मैं बात करूं आपसे तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 7 फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हुए हैं। 7 फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हैं। 7 फंडामेंटल राइट का ये मतलब है कि हमारे 7 भागों में फंडामेंटल राइट बटे हुए हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे लिखिएगा 7 फंडामेंटल राइट्स। अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी, देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में, आप लिख दोगे वो दे देंगे आर्टिकल 14, 15 या 14, 15 या 14 से 18, वो इस टाइप के कोई ऑप्शन दे देंगे, आप कोई से एक टिक कर दोगे मान लो इसमें, तो गलत हो जाएगा। जो राइट टू इक्वलिटी है वो आया है आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है आपको स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट जो है आपके किसी भी संदर्भ में असमानता नहीं फैला सकता। संदर्भ मतलब असमानता, मतलब आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन आधार पे असमानता नहीं फैलाएगा। ठीक है,
आर्टिकल 14 टू 18 में है राइट टू इक्वलिटी, इस चीज़ को ध्यान कर लेना। अगर हम दूसरे राइट की बात करें फिर जो आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, वो है आपका आर्टिकल 19 से 22 में। राइट टू फ्रीडम का मतलब है कि अब भाई आपको जो करना है वो करो, यानी कि आज़ादी है ना। आज़ादी कौन से आर्टिकल में आपके, आर्टिकल 19 टू 22, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका जो शोषण होता है वो आपका शोषण ना हो, स्टेट जो है वो आपका शोषण ना करे, तो वो कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 23, 24। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, जैसे हम इस पूरी सीरीज को करेंगे एक एक लाइन पढ़ेंगे समझ में आते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कौन से धर्म को माने, कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कौन से धर्म का प्रसार कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो है आर्टिकल 25 टू 28 में दी गई हुई है। आपके जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और आपके शैक्षिक अधिकार जो हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं। मैं स्पेशली बता दूं ये किस लिए दिए हुए हैं, स्पेशली ये एक स्पेशल मतलब प्रोविज़न है और माइनॉरिटीज़ के लिए। हालांकि माइनॉरिटीज़ में भी थोड़ा सा भी दिक्कत है, उसे मैं आपको बता दूंगा कि माइनॉरिटीज़ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, इस चीज़ को भी यहीं ध्यान कर लीजिएगा। ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल जो 31 एक अब हट गया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा था वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हट गया और इस समय 300A यानी आर्टिकल 300A में एज ए लीगल राइट है, ठीक है, ना कि ये फंडामेंटल राइट। अगर कोई पूछे भाई राइट टू, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया कि फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और ये दे दिया एक आपको राइट टू प्रॉपर्टी, एक दे दिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, है ना। तो आपको ये वाला टिक करना है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 कुछ भी नहीं है, इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, देखो भाई अगर आपके साथ कुछ हो जाए, आपके जो ये फंडामेंटल राइट है इनका पालन नहीं हो रहा, तो जो आप वहां जाओगे सुप्रीम कोर्ट में जो जाओगे सीधे, वो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत जाओगे, और हाई कोर्ट जो जाओगे वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जाओगे। अब ये हम डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 32 में चीज़ें दी गई हुई हैं। हाँ बस ध्यान रखना कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो मान लो ये आपका घर है, ठीक है, आपको घर में किस प्रकार की आज़ादी है, आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, घर में कहीं जा सकते हो, घर में किसी कमरे में सो सकते हो, ठीक है। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें मिला के आप अपने घर को देश मान लो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके फंडामेंटल, आप जो सोच रहे हो घर में हम ये कर सकते हैं, ठीक है, वो देश में अगर कर सकते हो तो वो आपका फंडामेंटल राइट होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। अगर इसके आगे की बात करें हम फिर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, तो प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट हुए हमारे 6 हुए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी वो हट गया है, हट गया है, हट गया है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट की, तो मैं आपको बता दूं जो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट है, इसमें से कुछ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं, बल्कि बाकी सारे पर्सन्स के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर सिटीजन्स की मैं बता दूं तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था सिटीजन्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल अवेलेबल हैं भैया, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो सारे आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये आर्टिकल आपके खाली सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। इस चीज़ को ध्यान कर लेना, पेपर में क्वेश्चन बनता है और निश्चित रूप से बनता है, ठीक है। अगर किसी लोअर एग्जाम में, मेरे हिसाब से यूपीएससी में तो ये चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट है, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, तो आपको लिखना नहीं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो खाली क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट का मतलब है जो लिख दिया वो ही अटल है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी आपको लिख दिया, जैसे आपने लिखा राइट टू इक्वलिटी, एक फंडामेंटल लिखा आपने राइट टू इक्वलिटी, तो जरूरी नहीं है कि ये जो लिख दिया ये सच्चा है, ठीक है। इस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां कोई बाधाएं ना हो, जहां कोई अपवाद ना हो, वो होता है एब्सोल्यूट। अब यहाँ तो अपवाद है फंडामेंटल राइट में, अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पब्लिक हेल्थ एक अपवाद है, पब्लिक मोरालिटी एक अपवाद है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है, खाली एक क्वालिफाइड है कि भैया अगर तुम ऐसा करते हो, किसी कोई चीज़ दिक्कत नहीं है तो आप क्वालिफाई हो सकते हो। स्टेट जो है इनको रेस्ट्रिक्ट यानी कि इनमें बाधा डाल सकता है, इनको बंद कर सकता है, ठीक है। अगर इसके आगे की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं। देखो स्टेट ने बोल दिया कि आपको यहाँ नहीं जाना, ठीक है। अब ये बताएगा, अब मान लो भाई अब आपको गुस्सा आएगी कि यार जाना है, ये जो पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है स्टेट जो कर रहा हो वो आपके खिलाफ पॉलिटिकल मोटिव हो, तो अब ये डिसाइड करेगा ये सही है या गलत है। ये जो डिसाइड करेगा ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि आपका कोर्ट डिसाइड करेगा, ये है ना, जो जुडिशियल कोर्ट है वो डिसाइड करेंगे कि ये फैसला सही लिया गया था या नहीं लिया गया था। इसका मतलब क्या है कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच में एक सामंजस्य है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलना चाहूँगा,
तो ये जितने भी, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये अगेंस्ट है स्टेट के एक्शन के। अगर कोई प्राइवेट, मान लो प्राइवेट बंदा या प्राइवेट कंपनी कुछ काम करती है जिसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन में, यानी कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इस चीज़ को ध्यान कर लीजिएगा। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं आपसे, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अच्छा जब जाएंगे तो वो हाँ, अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ मान लो कोर्ट जा रहे हो, तो वो आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी नहीं बचेगी, यानी कि संवैधानिक आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा। वो जो उपचार मिलेगा आपको एज ए लीगल, यानी कि अगर लीगल कुछ गलत है तो उस आधार पर आपको उस चीज़ का जो भी केस चलेगा, ठीक है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। देखो अगली जो पॉइंट है वो है सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। अब मैं आपको बता दूं नेगेटिव इन कैरेक्टर कैसे होते हैं। नेगेटिव इन कैरेक्टर का मतलब होता है, जहां भी अगर मैं नेगेटिव टर्म आगे भी यूज करूंगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नेगेटिव का मतलब है कि कोई किसी काम को करने से आपको रोक रहा है, यानी कि स्टेट को हम किसी काम को करने से रोकें तो वो नेगेटिव इन कैरेक्टर है। यानी कि स्टेट पे हम पाबंदी लगा देते हैं कि भाई तुम ये काम नहीं कर पाओगे, जैसे आप यहाँ मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ जो हम पाबंदी लगा रहे हैं वो स्टेट पर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं, ठीक है गाइज। अगर इसके बाद की बात करूं तो कुछ उसमें से पॉजिटिव इन कैरेक्टर भी हैं, कुछ उसमें से पॉजिटिव इन नेचर भी हैं। इसका मतलब पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि आपको कुछ आज़ादी मिल रही है, यानी कि लोगों को कुछ आज़ादी मिल रही है कि हाँ बेटा तुम करो, चलो जाओ इस काम को कर लो, तो वो होते हैं पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। दे आर जस्टिसिएबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप जा सकते हो हाई कोर्ट। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी अब जब शुरू करेंगे, देखो क्वेश्चंस ना इसी चीज़ में से बनते हैं, इसी चीज़ में से बनते हो तो इतने क्वेश्चन बनते हैं। वो बोल देंगे दे आर जस्टिसिएबल, आपको लिखना है यस। वो पूछ देंगे नॉन जस्टिसिएबल, आप एकदम क्रॉस कर दीजिएगा। वो लिख देंगे फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट। अब बताओ फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट है कि नहीं है? भैया एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने आपको बताया जहां भी अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो वो एब्सोल्यूट की फॉर्म में नहीं आता। ध्यान कर लो, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर ओनली क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट जो है वो केवल क्वालिफाइड राइट्स हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बार बार बोल चुका हूँ भैया, सुप्रीम कोर्ट है डिफेंडेड गारंटेड, प्रोटेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करूँ, मतलब आप सीधे जो अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़े। वरना अगर आपके कोई लीगल केस होता है तो उसमें पहले आपको हाई कोर्ट में अपील करके फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ती है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। दे आर परमानेंट। आपसे कोई पूछे परमानेंट है भाई वो, तो आपको लिखना है दे आर नॉट परमानेंट। परमानेंट का मतलब है वो आपके कहीं कहीं ख़त्म भी हो सकते हैं, और स्पेशली वो जब ख़त्म होते हैं जब या तो इमरजेंसी लगे या फिर आपका जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट हो, तो उसमें वो फंडामेंटल राइट नहीं रहते हैं, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें, अगर आपको मान लो कोई नया फंडामेंटल राइट बनाना है तो नया फंडामेंटल राइट गैस पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन उसे एक शर्त माननी पड़ेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करती है तो वो जो है मतलब जो जस्टिस है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसे इनवैलिड करार देगी, ठीक है। और ये आर्टिकल नंबर 13 में दिया हुआ है। आर्टिकल 13 जब हम डिस्कस करेंगे, जब देखेंगे उसे, है ना। और वो अमेंड भी कर सकती है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकती है। अगर मैं आपसे नेशनल इमरजेंसी की बात करूँ तो सारे राइट्स आपके सस्पेंड हो सकते हैं, 2 राइट को छोड़ के, आर्टिकल नंबर 20 और 21, ठीक है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो 6 राइट्स हैं, 6 आर्टिकल 19 में आपके 6 राइट्स दिए हुए हैं, डिस्कस करेंगे जब आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो वो आर्टिकल 19 में जो 6 राइट है वो खाली सस्पेंड जब हो सकते हैं जब जो इमरजेंसी है वो या तो ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पे हो, या जो इमरजेंसी है वो इसी आधार पे हो। अगर इमरजेंसी आपके ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन यानी कि इंटरनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो आपके वाले फंडामेंटल राइट आपसे छीने नहीं जाएंगे। अभी हम इन्हें एक समरी में भी डिस्कस कर लेंगे।
इसके बाद की हम बात कर लेते हैं कि जो इनका स्कोप है वो आर्टिकल नंबर 31A, 31B, 31C में दिया हुआ है। ठीक है, 31A में क्या दिया है? 31A में दिया है कि अगर आप भैया कोई आपको एस्टेट लेनी है, कोई संपत्ति लेनी है, तो 31A प्रोटेक्ट करेगा। 31B में दिया है कि अगर आपको 9th शेड्यूल में बता देता हूँ, जुडिशियल रिव्यू से जो बाहर होता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू में जो हमें चीज़ नहीं रखनी वो 9th शेड्यूल में आती है। और अगर मैं आपसे आर्टिकल 31C की बात करूँ तो सेविंग ऑफ द लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन, अगर आप कोई डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आप उसके आधार पर कोई एक नया लॉ बना रहे हो तो जो आपको मतलब एक छूट मिलेगी कि आप उस आधार पर, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब क्रैक नहीं करता है, उसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात मानता है, तो आप उस लॉ को बना सकते हो। वो आर्टिकल 31 क्लॉज सी में दिया हुआ है। आर्टिकल 33 हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 33 बोलता है कि अगर भैया कोई आर्म्ड फोर्स है, मेंबर पार्लियामेंट में, पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो सारी चीज़ें इनके फंडामेंटल राइट्स आप इनसे ले सकते हो आर्टिकल नंबर 33 के अंतर्गत। अब आप पूछो आर्टिकल नंबर 34 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 34 में है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू हो जाता है, हालांकि मार्शल लॉ का मिलिट्री रूल होगा, मार्शल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड है नहीं, तो इसका अगर कहीं मार्शल लॉ डिफाइंड हो जाता है तो भी आपके जो आर्टिकल हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 34 ये बोलता है। आर्टिकल नंबर 33 जो है वो सोल्जर्स के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 33 जो है वो सोल्जर्स के लिए है। सोल्जर्स इन द मतलब आर्टिकल 33 में जो आपके नॉन कॉम्बैटिंग फोर्स जो होती हैं, यानी कि जो हथियार लेकर नहीं लड़ती, वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो ये जो बाकी के आर्टिकल हैं ये सारे खुद मतलब डायरेक्टली एनफोर्सिएबल हैं। ठीक है, इनको कोई लॉ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई लॉ देना है तो वो लॉ जो बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर इनको लॉ नहीं बना सकती। ये आर्टिकल 35 में दिया हुआ है। एक बार गैज में अगर आपको पूरी इसकी समरी बता दूं आर्टिकल्स की, फंडामेंटल राइट्स की, तो देखो सबसे पहली समरी ये है कि जो सबसे पहली बात यह है कि वो एब्सोल्यूट है, वो नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, वो खाली क्वालिफाइड इन नेचर है। फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड इन नेचर है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरी बता दूं वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधे, या आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हो सीधे। ठीक है, अगर मैं फंडामेंटल राइट की ओर बात करूं तो वो परमानेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट नहीं है, यानी कि जो पार्लियामेंट है उनको अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट उनको अमेंड कर सकती है, लेकिन वो जो अमेंड करेगी उसे बेसिक स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार टर्म यूज करता हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे जब केशवानंद भारती केस करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसके बाद की फंडामेंटल राइट की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट जो है वो अगेंस्ट स्टेट है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। अगर उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है तो वो अगेंस्ट स्टेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। जो फंडामेंटल राइट है कुछ उनमें से नेगेटिव इन कैरेक्टर हैं, कुछ उनमें से नेगेटिव हैं और कुछ उनमें से पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव का मतलब होता है कि वो स्टेट को कुछ काम करने से रोक रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब है कि वो आपको कुछ काम करने की आज़ादी दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो आपसे फंडामेंटल राइट में, तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 33 में जो है वो भाई अगर मिलिट्री है आपकी, मिलिट्री फोर्स जो है उसमें कुछ आर्टिकल उनके वायलेट हो सकते हैं। 34 बोलता है कि अगर कहीं मार्शियल लॉ लग गया, कहीं मार्शल लॉ लग गया तो आपको फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकते हैं। और 35 बोलता है कि पार्लियामेंट ही, खाली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ओनली पार्लियामेंट आपका कोई एक अगर मान लो कोई नया लॉ बनाना चाह रही है, फंडामेंटल राइट बनाना चाह रही है, वो बना सकती है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक उसे डैमेज ना करे, उसके आधार पर ही बनाए। हमने यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन चीज़ें डिस्कस कर ली जो पेपर में आती हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। गाइस जब आप एक चीज़ देखो, अगर आपको वीडियो मज़ेदार लग रही हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ नॉलेज है ना, तो आप इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मत करो आपके हाथ में, ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर करो। अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने दिल से बता रहा हूँ, मैं अभी अपनी यहाँ पे आज मैंने जो मेहनत करी है, सबसे ज़्यादा मेहनत आज करी है वो 60% मेहनत करी है। ठीक है, मैं अपना 100% नहीं दे पाता क्योंकि यार मुझे भी मज़ा नहीं आता व्यूज़ वगैरह कमाऊँ, मैं भी हाँ ठीक है ना, वो चीज़ चल रही है मेरे साथ भी। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, तो निश्चित रूप से फिर मैं भी और सारी चीज़ें ढूंढ के लाऊंगा, मैं भी और अच्छा कोशिश करूँगा कि यार मतलब आप लोग सब आ रहे हो, आपका भी टाइम बर्बाद ना हो, है ना। बाकी मेरा टाइम तो मैं आनंद के लिए, मज़े के लिए कर ही रहा हूँ ये सब चीज़ें, है ना, मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो स्टेट की बात कर लेते हैं हम।
आर्टिकल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला, आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लो। अब आप अपने घर में जो जो कर सकते हो ना, वो स्टेट है, ठीक है। अब आपके घर में जो सरकारी चीज़ें होती हैं, अब मैं वो बता दूं आर्टिकल नंबर 12 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना गाइस। जी अभी तक मुझे नहीं लगता कि इतने डीप फॉर्म में आया है, डीप फॉर्म में आ सकता है इस बार, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट हर बार पूछ रहे हैं और ये दो क्वेश्चन लगभग लगभग फंडामेंटल राइट पे वो डाल ही देते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वे में। तो आर्टिकल नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट आपको पता है पार्ट 3 में दिए गए हुए हैं। अब जब भी हम स्टेट टर्म यूज करेंगे तो स्टेट टर्म का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला मतलब होगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की पार्लियामेंट संसद और भारत की सरकार, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों टर्म में होगी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में मैं थोड़ा सा एक आपको बहुत सीधा अंतर बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव तो आप समझ लो मंत्री, ठीक है, और लेजिस्लेटिव आप समझ लो अपना सांसद, है ना। यानी कि जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करता है वो तो मंत्री होता है, और जो उस लॉ को बनाता है वो आपका सांसद होता है, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करूँ तो देखो पार्लियामेंट इंडिया की हो गई, फिर स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है या लेजिस्लेचर है, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी लोकल अथॉरिटीज है, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो भी सरकारी संस्थान है। उसके बाद फिर आपकी जो स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी बॉडी है, जैसे कि LIC हो गया, ONGC, सेल, ETC हो गया। और इसके बाद भी फिर वो सारी एजेंसीज जो आपके स्टेट को मतलब डिफाइन करती हैं, यानी कि एक एज ए इंस्ट्रूमेंट। आप एक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपका एक स्कूल है मान लो, ठीक है, आपका स्कूल है लेकिन गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। तो गैस ये जो स्कूल है ना, इसे भी हम स्टेट ही बोलेंगे, क्योंकि ये एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर दिया है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आर्टिकल नंबर 12 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 12 थोड़ा सा एक डीप डिस्कशन बता दूं। आर्टिकल नंबर 12 बोलता है, आर्टिकल नंबर 12 बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो जो भी इंस्टीट्यूशन है स्टेट से लिंक है, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 12 में आती हैं। यानी कि कहाँ चला गया बेटा, रुक जा, आर्टिकल नंबर 12 में आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और ये आर्टिकल नंबर 12 ख़त्म हो गया, ठीक है। समझ आया आर्टिकल नंबर 12। स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल नंबर 12 में आपको दी हुई है कि स्टेट हम किससे किसको बोलेंगे। अब जब भी स्टेट बोले आप इस चीज़ को ही समझना। अब भाई आर्टिकल 12 से फिर हम अगले आर्टिकल पर चलेंगे, जिसका नाम है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में आप एक चीज़ समझ लो भाई, सीधे सीधे, अगर कोई ऐसी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हो, फंडामेंटल राइट को नीचा दिखाती हो, अगर कोई ऐसी लॉ बना दी है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो बना ही नहीं सकती फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग। अगर आपकी पार्लियामेंट कोई ऐसी लॉ बना दी है, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई फंडामेंटल राइट से अलग ऐसी लॉ बना दी है जो फंडामेंटल राइट को नीचा दिखाती हो, तो आर्टिकल 13 बोलता है कि ये ऐसी लॉ सारी वॉइड होंगी, यानी कि ऐसी लॉ मानी नहीं जाएंगी, ऐसे कानून माने नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जुडिशियल रिव्यू में जाएगी, यानी कि जो जुडिशियरी है, यानी कि जो कोर्ट्स हैं, वो इनका एक रिव्यू करेंगे कि ये सही है या सच में ही गलत है, ठीक है। इसके बाद अगर जो टर्म आया है लॉ में, मैं उसे डिफाइन कर दूं आपके लिए। आर्टिकल 13 में जो टर्म है लॉ में, परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या तो पार्लियामेंट कोई बना दे, स्टेट लेजिस्लेचर कोई बना दे। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो जो फंडामेंटल राइट है वो खाली पार्लियामेंट बना सकती है, बाकी कोई लीगल राइट, लीगल लॉ है वो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, ठीक है। इसके बाद टेम्परेरी लॉज हो या फिर स्टेचुरी इंस्ट्रूमेंट हो, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स हो, यानी कि बाकी जो भी ऐसा लॉ है जो आपके एबव है, चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो फिर दो ही कोर्ट बचे आपके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32, हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226। बार बार इसलिए बता दूँ, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, 90% पेपर में मैंने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे कितने भी साल पहले आया हो, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात कर दूं आपसे, तो आर्टिकल नंबर 13 जो बोलता है, आर्टिकल नंबर 13 ये भी बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, ध्यान रख लेना। लॉ की डेफिनेशन क्या है, मान लो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे आपने GST लगाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, है ना, तो ये लॉ नहीं माना जाएगा, ऐसा ये बोलता था, है ना। लेकिन अच्छा, ये लॉ नहीं माना जाएगा तो ये बोलता है कि चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ये चैलेंज भी नहीं किया सकता। गए जैसा नहीं है, अब ये हो सकता है कि लॉ ना माना जाए, है ना, ये बात सही है, लॉ
नहीं माना जाएगा, लेकिन ये कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और ऐसा केशवानंद भारती केस ने बोला है, जो कि 1973 में हुआ था। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, रट लो इसे, ठीक है। केशवानंद भारती केस ने हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, केशवानंद भारती ने ही हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं। अगर आप पूछो कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करो। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो आपकी इक्वलिटी, जस्टिस, यानी कि जो आपका प्रियम्बल, अगर आप उसे देख लो ना एक नज़र में ध्यान से, तो प्रियम्बल कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ही है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब गए जिसके बाद अगर मैंने डेफिनेशन ऑफ स्टेट कर ली तो आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछोगे। ये अब इसके बाद फंडामेंटल राइट एट ए ग्लैंस इन्होंने दिए हुए हैं कि राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आते हैं। ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे चीज़ डिस्कस करें, ठीक है। ये सारे हम डिस्कस कर लेंगे, इसे लास्ट में देख लेंगे टेबल के रूप में, है ना। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं आर्टिकल जो सिटीजन्स को दिए हुए हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल जो हैं सिटीजन्स को दिए हुए हैं। और बाकी आर्टिकल जो बचे, फंडामेंटल राइट जो बचे, वो आपको मतलब सारी पब्लिक को दिए हुए हैं स्टेट के अगेंस्ट, है ना। अब गैज हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो होता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14, अगर आप आर्टिकल नंबर 14 पे थोड़ा सा ध्यान से जाओ तो आर्टिकल नंबर 14 के दो टर्म्स हैं। ये सबसे पहले बोलता है कि आर्टिकल जो 14 है, स्टेट जो है, ये समझ लो, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एंड इसके बाद इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, है ना। ये एक चीज़ समझो, इसे एक मिनट, इसे ऐसे ले आता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है। आप एक चीज़ समझ लो, ये जो बोलता है, ये बोलता है कि भाई जो भी स्टेट है वो किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अगेंस्ट नहीं देखेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में इक्वलिटी ऑफ लॉ भी होगी, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ भी होगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी होगी, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी होगा। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, दोनों का मतलब क्या है। दो टर्म है यहाँ पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। अब इन दो टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। दो टर्म्स इन्होंने किस आधार पे दिए हुए हैं। अगर मैं इस दो टर्म्स की बात करूँ तो जो पहला टर्म है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों ब्रिटिश ऑरिजिन के हैं, ठीक है। इसका इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का भी मतलब है कि आप किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज का मतलब होता है कोई स्पेशल छूट टाइप नहीं दोगे किसी बंदे के फेवर में, ठीक है। जो लॉ होगा वो सबके लिए बराबर होगा, ऑर्डिनरी लॉ जो है वो एडमिनिस्टर्ड होगा, और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो लॉ से ऊपर हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल समझ लो, एक तो भाई आप मान लो मंत्री हो, ठीक है, एक तो मंत्री का बेटा है, एक मंत्री का बेटा यहाँ समझ लो, एक मंत्री का बेटा और एक गरीब का बेटा, एक है गरीब का बेटा, ठीक है। लेकिन दोनों इतने कपूत निकले कि जो भी है ना, दोनों ने खून कर दिया, यहाँ पे कर दिया एक खून, ठीक है, लाल लाल लाल, है ना। अब जब दोनों ने खून करा तो ये गए कोर्ट में। अब आप एक चीज़ मान लो, अब सेम कंडीशन खून किया, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, दोनों एक फैमिली से, भाई भाई सेम कंडीशन है ना, दोनों एक जगह खून कर रहे हैं, एक कट्टे से, एक बंदूक से, एक राइफल से, जिससे खून कर रहा है, मतलब सब चीज़ सेम है। इस चीज़ को मानकर चलिएगा, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सारी चीज़ें सेम हो, ठीक है। अब मान लो जब उसने खून किया ना, तो आप कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये तो मंत्री का बेटा है ना, इसे कोर्ट में नहीं ले जा रहे, इसे कोर्ट में ले जाएंगे, इसे जेल नहीं ले जा रहे, इसे जेल में ले जाएंगे। यानी कि ये जो तरह तरह के अपवाद हैं कि ये तो अमीर है, इसे तो ये तो ऐसे बाहर निपटा देंगे, इसे जेल में जाकर फांसी की सजा सुनाएंगे, है ना। तो यानी कि जो ऐसी चीज़ें हैं वो इसमें नहीं हो सकती। यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। जब आप कोर्ट में पहुंच जाओगे तो ना आप मंत्री के बेटे, ना आप गरीब के बेटे, आपने जो क्राइम किया है आप उस क्राइम के भुगतान, मतलब उस क्राइम को भुगतोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब सेकंड कंसेप्ट जो बोलता है कि इक्वलिटी, एक तो हो गया आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ और एक होता है आपका दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि अगर सेम सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो आपको सेम लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। ऐसा दूसरा फिर बोलते हैं कि अगर मान लो सिमिलर एप्लीकेशन सेम लॉज के लिए सिमिलरली सिचुएटेड, यानी कि कंडीशन सेम होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। अगर इसके बाद की बात करें हम, तो दोनों का जो मकसद है वो एक ही मकसद है कि एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। गैज मैं इसे अभी समझाऊंगा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहा होगा। अभी हम इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इस पूरे को समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है, इसे पूरा कवर कर लेते हैं एक बार, ठीक है।
इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया अगर इक्वल और अनइक्वल आर ट्रीटेड, यानी कि एक तो मान लो एक ने तो खून किया है, एक ने तो खून किया है, ठीक है, और एक ने खाली गाली दी है ना, तो दोनों अनइक्वल हो गए। लेकिन आप बोलो कि मंत्री का बेटा है इसलिए इस पर आप कुछ एक्शन नहीं लोगे, है ना, या मंत्री का बेटा है इसने गाली दे दी तो इससे सेम वही सजा मिलो जो गरीब ने खून करने की मिली है, तो गाइस ऐसी सजा नहीं मिलेगी और ऐसी केस में आर्टिकल नंबर 14 आउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो रूल ऑफ लॉ का एक कंसेप्ट है ना। अब ये जो रूल ऑफ लॉ दिया था ए बी डेसी ने दिया था, ए बी डेसी ने दिया था, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, मैं इसे बता दूं आपको, ये बोलते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी पावर की एब्सेंस होगी, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चा तू मेरे से दुश्मनी कर रहा है, चल चल तू जेल में चल, है ना, ऐसी चीज़ नहीं होगी। जो भी अगर उसने कानून जब तक नहीं तोड़ा आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप मन में तो सोच लो कि आज मेरा खून करना है, मान लो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही होगी तो आप सोचोगे इसका खून कर दूं, है ना। अभी जब आपने मन में सोची ना खून करने वाली बात, अभी तक आपने कोई क्राइम नहीं किया है, अभी तक आप कोई जेल नहीं जा सकते, अभी तक आपने कोई लॉ ब्रीच नहीं किया है, जैसे आप मेरा खून कर दोगे, है ना, तुरंत आप जेल चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ की। दूसरा क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में होता है कि अगर आप अमीर हो, गरीब हो, जाति धर्म आपका कुछ भी है, तो आपको ऑर्डिनरी लॉ जो है, ऑर्डिनरी लॉ कोड जो अप्लाई करते हैं वो मानना ही पड़ेगा। और अपने इंडिया में खाली ये दो ही एप्लीकेबल हैं। तीसरा जो बोलता है, तीसरा ये बोलता है कि ये रिजल्ट है राइट ऑफ इंडिविजुअल का और ये एनफोर्स्ड कोर्ट, है ना। ये जो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट नहीं है। लेकिन हमारा जो है भैया राइट ऑफ इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने किससे लिया है, इंडिविजुअल से लिया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है प्रियम्बल की, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोग महान है, महान नहीं मतलब हम भारत के लोग संविधान को समर्पित करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमसे है। तो रूल ऑफ लॉ इसलिए मतलब दो इसके जो पॉइंट्स थे उन पे ही बेसिस है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, और ये आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अब आप बात करोगे कि इक्वलिटी के एक्सेप्शन क्या हैं, आप बोलोगे अच्छा ऐसी बात है, तो मान लो अब एक चीज़ समझ लो, आपको आपकी बहुत अच्छी जान पहचान है, मतलब एक नेताजी से बहुत अच्छी जान पहचान है, क्या करिए आज आपने कत्ल कर दिया कोई, ठीक है, आज आपने कत्ल कर दिया और कल को आप बन गए राष्ट्रपति, है ना। अब जब तक आप राष्ट्रपति बन गए हो तो भैया जब तक आपके ऊपर केस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। बाकी अगर मैं नहीं कहता कि आप ऐसे काम करना, ठीक है, अगर मैं बता दूं आर्टिकल 361 जो बोलता है इम्यूनिटी जो देता है, एक्सेप्शन जो है इसमें कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन होगा। तो अगर मान लो प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई भी एक काम कर दें अपने ऑफिस में, यानी कि अपने ऑफिस में कोई ऐसा काम कर दें, कोई सी बिल पे साइन कर दें, साइन ना करें, कोई भी वो ड्यूटीज निभाते समय कोई भी उनका एग्रीमेंट हो जो भी हो, है ना, वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं होगा, वो कह देंगे मेरी मर्जी, ठीक है। अगर दूसरी इसकी मैं बात करूँ आपसे, दूसरा पॉइंट जो है तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है, कब तक, जब तक वो ऑफिस में रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके तीसरे पॉइंट की बात करूं तो उनके खिलाफ कोई भी आप अरेस्ट वारंट या उनको जेल में नहीं भेज सकते, है ना, कब तक, जब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे। अगर इसके अगले पॉइंट की बात करूं तो उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, कब तक, जब तक आप उन्हें 2 मंथ का नोटिस नहीं दे देते, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ और इसके एक्सेप्शन की, तो कोई भी पर्सन, अगर मान लो आप एक पार्लियामेंट गए, ठीक है, आप एक न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप गए आज पार्लियामेंट घूमने, ठीक है, वहाँ आपने उसकी डिबेट देखी, वहाँ आपने डिबेट देखी, अब वही डिबेट आपने अपने न्यूज़पेपर में छापनी चाहिए। न्यूज़पेपर में अच्छी मतलब ट्रू रिपोर्ट है, कुछ आप बना नहीं रहे, अगर आप उस डिबेट को न्यूज़पेपर में छाप रहे हो तो आप पे कोई केस नहीं लगेगा, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 105 बोलता है कि अगर आप पार्लियामेंट गए, आपने देखा कि इस वाले सांसद ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो भाई उस सांसद पे भी कोई केस नहीं चलेगा जब तक वो पार्लियामेंट में है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट में जो उसने कुछ बोला है उसके खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते। सेम लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आपने विधानसभा में कुछ बोला है तो आप कोई केस नहीं कर सकते। पार्लियामेंट आर्टिकल 105 और लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 194 में दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 31C जो है वो इसका एक आर्टिकल 31C जो है अपवाद मान लीजिए, वो ये बोलता है आर्टिकल 31C जो है कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 39 क्लॉज बी क्लॉज सी का भी जो आर्टिकल है जो DPSP में आता है उसे हम लॉ बनाने के लिए किसी को भी रिजर्वेशन दे देते हैं। अगर ये आता है तो आर्टिकल 14 जो है वो बाहर निकल लेता है, ठीक है।
और जो यूएनओ और इसकी एजेंसी हैं वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करती हैं। फॉरेन एम्बेसडर वगैरह जो है वो भी एंजॉय इम्यूनिटी करते हैं क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से, ठीक है। अब इसके बाद गाइस एक बार हम आर्टिकल नंबर 14 पूरा रिवाइज कर लेते हैं, डीप में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप भी दुखी हो गए होगे। अब मैं आपके साथ एक बार आर्टिकल 14 पूरा एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो आर्टिकल 14 में दो टर्म है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लो, एक तो टर्म है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एक तो टर्म है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और दूसरा टर्म है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। ये दो टर्म आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ दो टर्म कैसे हैं। अब आपने मान लो एक क्राइम किया, ठीक है। अब आप चले गए यहाँ, अब आप आ गए कोर्ट में, ठीक है। अब आप जब आप कोर्ट में आ गए तो आपने चाहे कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, है ना, तो आपके लिए जो कोर्ट में चीज़ें होंगी वो मतलब सेम कानून रहेगा, है ना। आप कोर्ट की नज़र में सब एक बराबर है, ठीक है। ये तो होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन लॉ मैं आपको समझा दूँ। जैसे मान लो आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया यहाँ पे, है ना। अब जब आपने एक क्राइम कर लिया ना, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि जो सज़ा है, जो सज़ा है, चाहे आप कोई भी हो, वो सज़ा आपको मिलनी ही चाहिए, वो सज़ा आपको मिलेगी, वो ही एक्ट आपको लगाया जाएगा जो और किसी पर लगता, ठीक है। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लूँ रूल ऑफ लॉ, मैंने आपको बता ही दिया, इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मैं एक्सेप्शन की बात कर लेता हूँ थोड़े से। एक्सेप्शन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल नंबर 14 में। एक्सेप्शन समझ लो, प्रेसिडेंट या गवर्नर, है ना, अगर ये कोई भी अपने मान लो ऑफिस में और कोई भी किसी एक्ट पे साइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन पे कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं चलेगा। अगर इन पे कोई भी इनके ऑफिस के दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ठीक है। ये आर्टिकल 105 और 100, अगर मैं आर्टिकल 105 की बात करूँ तो 105 में मान लो आपके पार्लियामेंट में कोई भी एमपी कुछ भी बोल देता है, गाली तक दे देता है ना, तो उस पर भी आप केस नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 105 और 194 में सेम कंडीशन एमएलए के लिए एप्लीकेबल है। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ, मान लो आप एक रिपोर्टर हैं और आप पार्लियामेंट जाते हैं और पार्लियामेंट की आप ट्रू रिपोर्ट छापते हैं, एकदम सही रिपोर्ट देते हैं, ठीक है ना, तो आप पे कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, आप पे कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है आपका। चाहे उन्होंने कुछ भी बोला, अगर आप एकदम ट्रू छापते हैं, ये फिर मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या, आप बोल दो कि भाई राइट टू प्रेस नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर कुछ मान लो ऐसी चीज़ है जिससे पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी को नुकसान होता है, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, आप उसे छाप सकते हो, ठीक है। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस हर एक चीज़ में दिए हुए हैं। अगर मैं इसके बाद की बात कर लूँ फिर आपसे थोड़ी सी, तो सिविल प्रोसीडिंग मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। और एक और चीज़ समझ लो जो इसमें एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 31 क्लॉज सी जो है, अगर इसमें आप 39 क्लॉज बी क्लॉज सी का कोई भी एक डीपीएसपीए इसके आधार पर कोई भी नया लॉ बनाते हैं, है ना, तो वो लॉ जो है मान्य होगा अगर आप डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, कोई भी नया लॉ बना रहे हैं। और इस टाइम आर्टिकल 14 जो है वो उसका एक रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आर्टिकल नंबर 14 समझ आ गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं हम, है ना। गैस देखो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अभी आपके हाथ में है, अब आपके हाथ में है सनम साथियों, क्या है वो, देश साथियों, ठीक है। आर्टिकल अगर 15 की बात करूँ मैं, तो आर्टिकल 15 जो है किसी भी, आर्टिकल 15 सबसे पहले समझ लो, ये फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट है, बार बार बता चुका हूँ, स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये किसी भी सिटीजन के खिलाफ रिलीजन रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ ऑफ आधार के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन और एक ओनली, है ना, ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दो चीज़ को बहुत ध्यान से रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इसके अलावा कोई चीज़ है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन शब्द है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप किसी को, मान लो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आपने इसको तो 2 लड्डू दे दिए, इसको तो 2 लड्डू दे दिए, है ना, और आपके पास 4 लड्डू बचे जब भी आपने इसको 1 लड्डू दिया, ठीक है, किसी दूसरे को, तो ये जो आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है, आप ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। अगर इसके अलावा कोई ग्राउंड आता है तो आप उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक ग्राउंड बता दूं, डिसेंट, ठीक है, आप इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर गए जिसके बाद के मैं बात करूँ तो 15 क्लॉज 1 हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की। तो जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की अगर मैं बात करूँ तो 15 क्लॉज 2 बोलता है कि आप किसी भी सिटीजन को डिसेबल नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। किस किस के आधार पे? वो बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ आधार पे
आप किसी के साथ कोई उसे मतलब रोक नहीं सकते वहाँ जाने से। कहाँ कहाँ जाने से? अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, शॉप जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, ठीक है, आप मान लो कोई कुआं यूज कर रहे हैं, है ना, आप बाथिंग घाट यूज कर रहे हैं, रोड प्लेस यूज कर रहे हैं पब्लिक रिसोर्ट के लिए जो एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं, ये खाली स्टेट के लिए है, स्टेट के खिलाफ है ये आर्टिकल। अब एक चीज़ समझो, आप मान लो एक आपका घर था बहुत अच्छा, आपने इस घर में इतना पार्क बना लिया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है ना इस पार्क में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो अब आप बोलो जी मेरा तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो गाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पार्क है ये किसी स्टेट का पार्क नहीं है, ये किसी बंदे का पार्क है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ समझो कि आपने एक सरकारी नल लगवा दिया यहाँ पे, आपने एक सरकारी नल लगवा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप उस सरकारी नल पे बोलो कि भाई इस जाति के ही लोग इस सरकारी नल से पानी लेंगे, है ना, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। अब उसके आगे फिर 15 क्लॉज 2 में उन्होंने दिया है कि अगर वो शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट या ऐसी जगह कहीं जाता है तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। बेल, टैंक, बाथिंग घाट भी वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो जो ये देखो, ये जो प्रोविज़न है यूज ऑफ बेल, टैंक्स, बाथिंग रोड्स, घाट, अगर ये आपके घर में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अगर आपने ये पब्लिक, ये जो मेंटेन्ड है, स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है, ठीक है, और प्राइवेट इंडिविजुअल का मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक चीज़ मान लो कि आप इसमें, मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ एक, क्या एग्जांपल दूँ, रुको मुझे भी सोचने दो थोड़ा सा। एक एग्जांपल ले लो आप इसमें कि आपने ना एक बंदे को बैन कर दिया कि चल भाई तू ना मेरे एक मान लो नदी है, उसने बोल दिया कि नदी पे ये 5 सीढ़ी मेरी हैं, ठीक है, अब इन सीढ़ी पे नहीं आना, तो अब ये जो है उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा अगर कोई किसी चीज़ पे, सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है तो, ठीक है। इसके बाद आपके 3 एक्सेप्शन अपवाद हैं ही हैं। अपवाद सुन लो। अपवाद यह है कि अगर कोई भी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल एक्ट बनाता है, स्पेशल रिजर्वेशन बनाता है फॉर फ्री एजुकेशन, ठीक है, तो वो अपवाद में होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना दिए, लेकिन अगर वो उनके ऊपर उठाने के लिए हैं उनको, ठीक है, तो आप उसमें मतलब एक अपवाद में आ जाता है ये। इसका आर्टिकल 15 क्लॉज भी एक्सेप्शन में कर लेते हैं हम। इसके बाद 15 क्लॉज 4 आर्टिकल है ये 15 क्लॉज 4 की अगर मैं बात करूं कि अगर आप किसी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को उठाने के लिए, ऊपर अपवार्ड करने के लिए अगर कुछ कर रहे हो, तो जो आपका रिजर्वेशन है, यानी कि उसे रिजर्वेशन दे रहे हो, फीस कंसेशन दे रहे हो, तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मान लो आप किसी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, सिटीजन, शेड्यूल्ड क्लास या शेड्यूल्ड ट्राइब को, है ना, अगर आप किसी भी क्षेत्र में उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्हें बढ़ावा देना चाह रहे हो, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिला के, तो भी ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है, तो भी ये एक्सेप्शन में होगा, माना जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया था, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके बाद अगर हम क्रीमी लेयर की बात करें, हाँ, क्रीमी लेयर को आपको हटा देनी है, क्रीमी लेयर आपको हटा देनी है। क्रीमी लेयर क्या क्या होती है? पर्सन जो भाई, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज और ये सब SPSC के मेंबर हैं। आपकी अगर ग्रुप ए क्लास 1, ग्रुप बी क्लास 2 की जॉब है ऑल इंडिया PSU यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, अगर आप कर्नल और उसकी अब रैंक से हैं, एयरफोर्स वगैरह में हैं, अगर आप डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट इस टाइप के कुछ हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी कोई ट्रेड है, बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड एक लिमिट से ज़्यादा है, तो अगर आपकी एक जो एनुअल इनकम है वो एक लिमिट से ज़्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। आर्टिकल 15 में आपसे एक बार वैसे डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। आर्टिकल 15 एक बार ध्यान से समझ लो। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, यही बोलता है ना, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली ध्यान रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 ये बोलता है। 15 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि आप इन्हीं ग्राउंड पे किसी को, मतलब किसी को भी आप पब्लिक रेस्टोरेंट, है ना, पब्लिक रेस्टोरेंट, शॉप्स, ठीक है, पब्लिक पार्क्स, है ना, बाथ टैंक्स जो भी चीज़ें, बाथ घाट्स, है ना, इन चीज़ों पे जाने से आप उसे प्रोहिबिट नहीं करोगे।
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वही चीज़ें ये भी, ठीक है। और एक्सेप्शन कौन कौन से इसमें, कि अगर आप वुमेन के लिए कुछ नए अलग से रिजर्वेशन ला दे हो, अगर आप सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन ला दे हो उनकी जॉब वगैरह में, और आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन ला दे हो, तो वो मतलब एक तरह से मान्य होंगे, वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में नहीं माने जाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं हम। आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 समझ आ गया, एकदम क्लियर समझ आ गया है ना। क्रीमी लेयर की बात हम कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आर्टिकल नंबर 16 की बात करें तो ये बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, स्पेशली स्टेट्स के दोबारा, स्टेट के संदर्भ में ये है ना। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो आपको जैसा कि पता है खाली सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल हैं सिटीजन्स को ही मिलते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ओनली जो ग्राउंड है, वो एक ग्राउंड इसमें नया जुड़ गया है, डिसेंट, ठीक है। ये ग्राउंड इसमें नया जुड़ गया है ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपका बेस्ट वाला। इसमें यह है कि आपको भाई अगर मान लो कहीं नौकरी देनी है तो इन आधार पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि भाई मेरा घर है, ठीक है, मैंने एक नया घर खरीदा, मुझे चाहिए काम वाला या काम वाली, जैसे भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे वो चाहिए है ना, तो उस आधार पे मैं किसको रखूँगा, ये मेरी चॉइस है, ठीक है, क्योंकि मैं प्राइवेट हूँ, मैं स्टेट नहीं हूँ, है ना। ये मेरी चॉइस है कि मैं किसको काम पे रखने वाला हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसे काम पे रखूँगा। लेकिन स्टेट में आप ये नहीं कर सकते कि जो स्टेट को अच्छा लगता हो, है ना। स्टेट में अगर उसकी क्वालिफिकेशन है तो आप उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। अगर इसके बाद जो फिर एक्सेप्शन दोबारा से आ गए, वही एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट जो है वो बोल सकता है कि भाई सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। हालांकि कि अब ये एक हरियाणा लॉ जो आया, हरियाणा कोटा जो आया है, वो भी इसी के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो स्टेट जो है वो किसी भी मतलब बैकवर्ड क्लास के खिलाफ जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है स्टेट सर्विस में, उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो लॉ जो है वो ऑफिस रिलेटेड टू, अब मान लो आपका भाई कोई मदरसा नहीं, कोई मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद है। अब आप एक चीज़ समझो, आप बोलो रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करना, मैं तो हिंदू और मुझ पर आती है सारी ये मुस्लिम वाली जो सारी चीज़ें मेरे पे आती है। आप मान लो अब एक मुसलमान हो, है ना, आप हिंदू मंदिर में आना चाहते हो, तो ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसके आधार पर आप ऐसे नहीं कर सकते। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी एक अपनी मर्यादा होती है और उनमें फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप बात करोगे अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन की, जो हम बात कर रहे थे, अगर इसकी बात करें तो मंडल कमीशन क्या है, 1979 में मोरारजी देसाई ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। ध्यान रखना 1979 में अपॉइंट हुआ था, और इन्होंने दिया था कि भाई जो मेरे इंडिया में हैं वो लगभग 3743 कास्ट जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, और ये 52% है ना। तो इन्होंने जो रिजर्वेशन रिकमेंड किया था वो 27% रिजर्वेशन इन्होंने रिकमेंड किया था। फिर दोबारा से ही कमेटी बनती गई और 27% रिजर्वेशन के बाद इन्हें मिला, है ना। उसके बाद फिर मंडल केस 1992 में बहुत फेमस हुआ, जिसमें इनको रिजर्वेशन मिला 27% बैकवर्ड क्लासेस को, 10% जो मिला पुअर सेक्शन को मिला, जिसे हम EWS 16 क्लॉज 5 में भी जो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। हालांकि इंदिरा साहनी केस में जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है रिजर्वेशन की वो 50% रखी गई है। कौन से केस में? इंदिरा सहानी केस में, ठीक है, 1992 में हुआ था ये भी, है ना। मेरे हिसाब से आपको आर्टिकल समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद की हम बात करें, हाँ, आपको अगर क्रीमी लेयर से हो तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ इतना बचा नहीं जो आपके पेपर में लाने लायक हो, पेपर में बताने लायक हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 16 समझ में आ गया ना, कि अगर आप स्टेट हो तो आप किसी के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और डिसेंट जो उसमें नया ऐड हुआ है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। अब एक चीज़ मान लो यार, समझो मुझे एक नौकरी देनी है, ठीक है, मुझे एक नौकरी देनी है भाई, एक मतलब समझ लो एक सुंदर सी लड़की आई, है ना, कि भाई मुझे नौकरी दे दो, है ना, ये सुंदर सी है, ये आप देख लो है कि नहीं है। तो अब आप एक आया मान लो लड़का, ठीक है, कोई भी, अब आप बताओ मैं नौकरी किससे दूंगा, है ना। तो ये जो चीज़ है ये स्टेट नहीं कर सकता,
अगर आपको ये अंतर समझ आ गया तो आर्टिकल नंबर 16 समझ आ गया, ठीक है। आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं हम, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सबसे पहले मैं बता दूं, अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। आपसे पूछ ले तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी कहाँ डिफाइंड है, तो आप ऐसे ना ऐसे कट्टस लगा के आना कि भाई कहीं डिफाइंड है ही नहीं। आप आर्टिकल 17 मत कर देना कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दी हुई है तो उसी में डिफाइंड होगी। अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आर्टिकल अगर मैं 17 की बात करूं फिर इसके बाद, तो आर्टिकल नंबर 17 जो वो बोलता है, आर्टिकल नंबर 17 बोलता है कि भाई आप किसी पर भी, किसी के आधार पर भी, यानी कि अगर कोई भी रीजन है तो आप उस पर कोई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप कोई उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में आते हैं ये, और उस पर 500 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की सज़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक और चीज़ ध्यान रखो, जो भी बंदा अनटचेबिलिटी करता पाया गया, अनटचेबिलिटी का प्रसार करता पाया गया, मान लो वो ये बोले ये जाति का, ठीक है, मैं इसके घर पानी नहीं पीऊँगा, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो वो एक चीज़ समझो, वो ना तो किसी जैसे मान लो वो कोई भी लेजिस्लेचर या कोई भी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो पार्लियामेंट यानी कि एमपी और एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता अगर वो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, तो ये चीज़ आप समझ लेना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब आप बात करोगे कि अनटचेबिलिटी में ऐसे कौन कौन से ऑफेंस हैं कि भाई जिसे अनटचेबिलिटी मान लें, अगर आप किसी को मंदिर जाने से रोक दो, मंदिर मस्जिद जो भी मतलब आपके पूजा के स्थान से रोक दो, अगर आप किसी को किसी ट्रेडिशनल डाइट में जाने से रोक दो, अगर आप किसी को होटल शॉप वगैरह में जाने से रोक दो, किसी शेड्यूल कास्ट को आप एक इंसल्ट करो कि अरे तेरी तो ये जाती है ना, अगर आप उसे किसी को हॉस्पिटल वगैरह में जाने से रोक दो, अगर आप किसी के खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रीच करो, अरे ओए उसके पास मत जाइए वो तो ऐसा है, उसकी ये जाति, उसका ये धर्म है, ये चीज़ें करो, ठीक है। अगर आप इसके मान लो जो सेल गुड्स है, अगर आप उसे एक अपना सामान बेचने, अब आप बोलोगे सामान तो यार हम बेच सकते हैं, गाइस नहीं, अगर आप सामान इस आधार पर बेचने से मना कर रहे हैं कि तू इस जाति का, इस धर्म का है, तो भी वो अनटचेबिलिटी के आएगा। और अगर आप फिर उसके बाद एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहे हो, किसी को ये बात पता पड़ गई, तो एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 17 समझ आया नहीं आया, अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी कहीं डिफाइंड नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 18, ये जिसमें आता है एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। अब मैं आपको इसमें दो चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 18 जो क्लॉज ए है वो क्या बोलता है कि आप जो भी टाइटल है, ठीक है, उसे अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, चाहे आप सिटीजन हो चाहे आप फॉरेनर हो। अब जो टाइटल है वो मिलिट्री या एकेडमिक से अलग हो सकता है, जैसे कर्नल है इसे तो आप अपने आगे लगा सकते हो, या डॉक्टर है इसे आप अपने आगे लगा सकते हो, लेकिन बाकी कोई टाइटल आप अपने आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके बाद वो बोलता है कि ये जो सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसी फॉरेनर यानी किसी विदेश से टाइटल नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर आप यहाँ रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट इंडिया के अंतर्गत काम कर रहे हो, तो आपको अगर विदेश से कोई टाइटल लेना है तो पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है वो मतलब लास्ट चीज़ भी ये है कि जो अगर मान लो सिटीजन और फॉरेनर है, वो मैंने आपको सब बता दिया यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो ये जो हेरिडिटरी टाइटल होते हैं जैसे राज बहादुर, राय बहादुर और राय साहब, ये भी टाइटल आप अपने आगे नहीं लगा सकते, और ये बैन हो गए थे आर्टिकल नंबर 18 के ही अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद की अगर बात करो तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये टाइटल हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना है ये टाइटल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब टाइटल नहीं है। और ये पिछली साल भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं पिछली साल भी ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन ये था कि हम इन्हें सफिक्स और प्रेफिक्स की तरह भी यूज नहीं कर सकते, सफिक्स और प्रेफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते। और भारत रत्न, ये पद्म विभूषण जो है वो अमाउंट टाइटल्स नहीं होते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे आर्टिकल नंबर 18। मेरे हिसाब से इसमें कुछ और है नहीं, तो बाकी हम फिर चलते हैं आर्टिकल क्लॉज 19, क्लॉज 1A to 1 2 3 4 5 6 सारा डिस्कस करेंगे। अब आप एक चीज़ समझो, मान लो आपका हुआ आज जन्म, आपका बर्थ हो गया आज, है ना, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले आप बोलोगे ना अम्मी बाबा, है ना, तो यानी कि स्पीच, ठीक है, मम्मी बाबा, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो। अब जब आप स्पीच दोगे, जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप 4 लोगों में इकट्ठे भी होगे, यानी कि आप असेंबल भी होगे, ठीक है। जब आप इकट्ठे होने शुरू हो जाओगे तो आप कोई अपनी एसोसिएशन यानी यूनियन भी बना लोगे, ठीक है, कि अच्छा मेरा ये वाला यूनियन, तेरा ये वाला यूनियन। जब आप यूनियन बना लोगे तो फिर आप कहीं आना जाना भी शुरू करोगे, यानी कि मूव करना भी शुरू करोगे, ठीक है। जब आप कहीं मूव करना भी शुरू करोगे तो फिर आप कहीं रहोगे भी, कहीं जाओगे तो कहीं रहोगे भी, सेटल भी होगे। और जब आप कहीं सेटल होगे तो भैया कहीं कुछ व्यापार भी करोगे, कुछ ऑक्यूपेशन भी करोगे। ये हैं आपके आर्टिकल 19 क्लॉज, ये आपके आर्टिकल 19 है, ठीक है। आर्टिकल 19 में यही
चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आप बोलना, अपने भाव व्यक्त कर सकते हो। उसके बाद आप बिना आर्म्स के, बिना हथियार के असेंबल हो सकते हो। उसके बाद आप अपनी यूनियन एसोसिएशन बना सकते हो। उसके बाद आप पूरे देश में कहीं घूम सकते हो, पूरे देश में कहीं रह सकते हो, टेम्परेरी या परमानेंट सेटल हो सकते हो, और कोई भी अपना ऑक्यूपेशन चला सकते हो। गैस अब ये चीज़ तो मैंने बता दी, अब एक्सेप्शन भी समझ लीजिएगा इसके। अब तो बाद समझ लेंगे हम इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं, हर एक के समझ लेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देख लीजिएगा, इसके रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा हैं। और मैं इसमें पहले बता दूं क्या क्या आता है इसमें। फ्रीडम ऑफ प्रेस, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, टेलीग्राफ और ये सब जो है आपके, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसी में आता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें आपके रिस्ट्रिक्शन बताऊं तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हैं, देखो। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को आप बर्बाद नहीं करोगे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बनाए रखोगे, फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखोगे विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर बनाना है, डिसेंट और मोरलिटी बनानी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करोगे, है ना। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आते हैं। डिफेमेशन नहीं करोगे, इंसाइटमेंट जो कोई भी ऑफेंस नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिस्ट्रिक्शन में। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली का रिस्ट्रिक्शन समझेंगे तो खाली 2 रेस्ट्रिक्शन है इसके, और जो इसके 2 रेस्ट्रिक्शन है वो हैं, मैं आपको बता दूं। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है पहला, और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर। 2 हैं खाली, है ना। इसके कितने हैं रेस्ट्रिक्शन? 2, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, अगर आपने फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात कर रहे हो तो 141 में ये है कि भाई जो डीएम वगैरह है वो आपको 3 लोगों के एक पास नहीं आने देगा, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। अगर मैं इसके बाद बात करूँ आपके जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, तो इसमें कौन कौन से हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में जो इसके डिस्क्रिमिनेशन है, जो इसके क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं यार गैस, वही जो बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन है, वो किसके आधार पे, वो भी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी के आधार पे। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी आपको एसोसिएशन बनाने की तो आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर आप बोलो कि भाई इसे रिकॉग्नाइज कर दो, तो वो रिकॉग्नाइज कराने की आज़ादी आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब इसके बाद अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है, थोड़े से मूवमेंट के रेस्ट्रिक्शन समझ लीजिएगा। तो मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन है कि सबसे पहली बात, मूवमेंट को हम फॉलो क्यों करते हैं। तो मूवमेंट को जो हम फॉलो करते हैं, प्रमोट नेशनल फीलिंग नॉट पैरोक्लिज्म। पैरोक्लिज्म का मतलब होता है आपका स्थानीयता, स्थानीयता। पैरोक्लिज्म का मतलब होता है स्थानीयता, है ना। तो आपको ये बढ़ावा नहीं देना है, आपको नेशनल फीलिंग बढ़ावा देनी है। हम पूरे भारतवासी एक हैं, ये वाली चीज़ें बढ़ावा देनी है। और जो इसके रेस्ट्रिक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ध्यान रखिएगा, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इसमें सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नहीं है, 2 रेस्ट्रिक्शन है, जनरल पब्लिक के नाम पे और इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम पे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सॉरी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में अब 2 हैं आपके। एक तो इंटरनल, मान लो आप देश के अंदर ही अंदर घूमोगे, ठीक है। आप एक देश के बाहर जाना चाहोगे, तो जो देश के अंदर घूम रहे हो वो तो आर्टिकल 19 में कवर है, और जो देश के बाहर जाना चाहते हो वो आप आर्टिकल 21 में कवर है। इसे ध्यान रख लेना। वो देते हैं, मान लो राइट टू मूवमेंट फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन इज कवर्ड इन विच आर्टिकल, तो आप तुरंत आर्टिकल 19 लगा दोगे तो गैस गलत हो जाएगा, वो आर्टिकल 21 में कवर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की, तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो है सेम वही जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आती है रिसाइड, एक आती है रिसाइड और एक आती है सेटल, ठीक है। रिसाइड मतलब होता है टेम्परेरी सेटल हो जाओ, कहीं टेम्परेरी रहने लगो, और सेटल का मतलब होता है वहाँ परमानेंट रहने लगो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। और जो इनके मतलब एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो वही है, 2 ही ग्राउंड है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी पर्सन को बैन कर सकता है, उसकी अधिकार है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ईटीसी वगैरह की, तो मैं आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन बता दूं थोड़ा सा। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन क्या होता है, आप अगर कोई भी व्यवसाय करना चाहो, आपने पता है क्या हुआ, आप बोलो अगर मुझे बनना है डॉक्टर, और आप जब हो जाओ भाई 30 साल के आप बन जाओ डॉक्टर, लेकिन अगर आपके पास MBBS है, जो भी जरूरी डिग्री नहीं है, आप जिस चीज़ के डॉक्टर बने हो, है ना, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर आप कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हैं तो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। या आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें सिटीजन का कोई भी एक्सक्लूड, यानी कि आप किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे। अगर ये 2 चीज़ समझ ली आपने तो आपने राइट टू ऑक्यूपेशन समझ लिया मेरे हिसाब से, ठीक है। गैस अब बताओ आर्टिकल 19 समझ आया, नहीं आया? नहीं आया ना, मैं एक बार पूरा आपको कवर करा देता हूँ। अभी रुको, 1 मिनट रुको ना, तसल्ली मार लिया करो यार, तुम ना गुस्सा हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है। मैं आपको कवर कराता हूँ आर्टिकल 19। देखो, सबसे पहले आपका हुआ जन्म, सबसे पहले आप बोले, आप बोलने लगे। अब आप बोलने लगे तो फिर आप जब चलने फिरने लगोगे तो आप क्या करोगे, चलने के बाद
आपने एक तरफ फिर एक अपनी असेंबली करने लगोगे, आप सबसे बात करने लगोगे, आप असेंबल होने लगे। जब आप असेंबल हो गए तो उसके बाद क्या करोगे, आप अपनी यूनियन बनाने लगोगे, एसोसिएशन बनाने लगोगे। जब आपने अपनी यूनियन बनाने लगेगी तो क्या करोगे, आप घूमने लगोगे कहीं। जब आप घूम लिए तो फिर क्या करोगे, आप घूम लिए तो कहीं भाई रहोगे भी, यानी कि डिसाइड हो जाओगे, पहले डिसाइड हो जाओगे। अगर आप कहीं रहे तो उसके बाद क्या करोगे, फिर आप अपना कोई ऑक्यूपेशन कर लोगे, आप अपना कोई ऑक्यूपेशन कर लोगे, ठीक है, ऑक्यूपेशन कर लोगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें ये इंक्लूड होती हैं। अगर मैं आपको ओरिजिनली बताऊं तो इसमें 7 थे ये, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक और था 19 क्लॉज एफ में, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, वो अब कैंसिल हो गया है ना। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 19 आपको समझ आ गया होगा, रिस्ट्रिक्शन हम देख ही चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 20 की। हुआ क्या, आपको मान लो आर्टिकल अगर मैं 20 की बात करूँ, एक दिन पुलिस आई आपको, ठीक है, और पुलिस ले गई आपको पकड़ के, है ना। पुलिस ले गई, बोली चल बेटा, तेने बहुत आनंद ले लिया, है ना। पुलिस आई और आपको पकड़ के ले गई। अब आपको पुलिस पकड़ के ले गई तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। आपके फंडामेंटल राइट ये हैं कि जब पुलिस आपको, मतलब पुलिस ने, आपने मान लो कोई क्राइम कर दिया, आपने कोई भी क्राइम कर दिया, ये कन्विक्शन और ऑफेंस है, ठीक है, मैं सॉरी भूल गया था उससे, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस है। मान लो आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो आप एक चीज़ समझो, मान लो आज आपको किसी की कत्ल करने की सज़ा जो है, किसी के कत्ल करने की सज़ा जो है वो आज फ्री है, मतलब आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया आज, है ना। और वही कत्ल की कल सज़ा हो जाए 10 साल, ठीक है, कत्ल की कल सज़ा हो जाए 10 साल। तो अगर आपने आज कत्ल किया है ना तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलने वाली है, क्रिमिनल केसेस के लिए एप्लीकेबल है बस, है ना। लेकिन अगर कोई सिविल और टैक्सेशन केस है तो वो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ हो सकता है, ठीक है। समझ लो इसे दोबारा से, कि अगर आप आज कोई क्रिमिनल अपराध कर रहे हैं तो उसकी सज़ा जो आज लिखी हुई है कानून की किताब में, वो ही सज़ा आपको मिलेगी, या जो कल लिखी हुई थी वो नहीं, मतलब जो आज लिखी हुई है वही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन बाद बोलो कि भाई इसकी तो सज़ा ये होगी अब, है ना, तो वो सज़ा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपके साथ फिर नई चीज़ डिस्कस कर दूँ तो एक चीज़ समझ लो क्या हुआ गाइस। मैं एक दिन आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। एक दिन ना एक लड़के ने अपने घर से रुपये चुरा लिए, एक लड़के ने अपने घर से नहीं, एक चीज़ समझो, एक लड़के ने अपने घर से नहीं, एक लड़के ने एक अपने डिपार्टमेंट वाले आदमी का खून कर दिया, डिपार्टमेंट वाले बंदे का खून कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो गया जो जिसका खून किया उसके परिवार वाले चले गए कोर्ट में। जब वो कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने क्या किया, उसे दे दी 10 साल की सज़ा, उसे दे दी 10 साल की सज़ा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि डिपार्टमेंट जो है ना वो भी बोल दे कि भाई मेरी ओर से भी 20 साल की सज़ा, मेरी ओर से भी तू 20 साल जेल में रह ले, यानी कि उसे डबल जीओपर्डी नहीं मिलेगी, उसे डबल सज़ा नहीं मिलेगी, सिंगल सज़ा ही मिलेगी। या मान लो ऐसा नहीं है कि एक ही अपराध के लिए उसे 2-2 बार सज़ा मिल जाए, 2-2 बार सज़ा मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये किसके संदर्भ में, ये खाली आपके स्टेट के संदर्भ में है, स्टेट प्लस कोर्ट के संदर्भ में, है ना। कोर्ट आपको 2 बार सज़ा नहीं दे सकता, आपका डिपार्टमेंट तो अलग है ना, आपका डिपार्टमेंट स्टेट कोर्ट थोड़ी है, तो वो तो आपको सज़ा दे सकता है, ठीक है। और यही आर्टिकल 20 क्लॉज सी बोलता है, यानी कि 3 ये बोलता है कि भाई आप अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दोगे, आप ये नहीं बोलोगे या अपने खिलाफ, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोई सबूत देना पड़े, ठीक है। इसके बाद हालांकि इसमें कोई एक्सेप्शन है, और वही एक्सेप्शन यही है कि आपको अपना जैसे मटेरियल ऑब्जेक्ट मोबाइल वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं ना यार, कहाँ घूमना है, जब ये खोली रखिए PDF तो, है ना। ये रहा एक्सेप्शन जो ये प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा आपको, ब्लड स्पेसिमेन देने पड़ेंगे आपको, कंपलसरी एग्जीबिशन बॉडी कराना पड़ेगा आपको, है ना। और ये सारे जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लागू हैं, सिविल प्रोसीडिंग में ऐसा कुछ लागू नहीं होता। समझ आया। आर्टिकल 20 नहीं आया। आर्टिकल 20 का मतलब ये है कि आपने जो आज क्राइम किया तो जो उसके लिए आज सजा है वही सजा आपको आज मिलेगी, है ना। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसके बाद ये बोलता है कि आपने अगर कोई क्राइम किया है तो एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, और आप अपने खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकते अपनी इच्छा के बगैर, ठीक है। ये आर्टिकल 20 क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब अगला आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये हम आर्टिकल 21 में समझते हैं। आर्टिकल 21 में क्या बोलता है कि भैया आप अपनी किसी भी पर्सनल आज़ादी से मतलब अलग नहीं होगे, ठीक है। और ये जो है, ये जो बोलता है, ये ऐसा आज़ादी जो होगी आपकी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के आधार पर होगी, यानी कि कानून ने आपके लिए जो नियम बना दिए हैं ये इस आधार पर होने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं
तो एक गोपालन केस हुआ था 1950 में। गोपालन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में आ जाता है। गोपालन केस हुआ था 1950 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आर्टिकल नंबर 21 है वो खाली एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ वो नहीं है। आर्टिकल नंबर 21, इसका मतलब क्या है कि स्टेट आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डेप्राइव यानी कि कम कर सकता है। समझ लो, गोपालन केस ने बोला कि जो आर्टिकल नंबर 21 है ये खाली एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, यानी कि प्रशासन के खिलाफ है, लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट आपके कोई भी लेजिस्लेशन बना के, कोई भी नया लॉ बना के आपके किसी भी राइट को डेप्राइव कर सकता है, जो आर्टिकल नंबर 21 में दिए हुए हैं, है ना। अब लेकिन इसी आधार पर फिर हमने दिया हुआ है इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो लॉ में प्रोसीजर है, ठीक है, आपको उसके आधार पर कानून बनाना पड़ेगा। आप मान लो एक चीज़ समझो, आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है कि भाई अगर 500 मेंबर हैं आपके, तो मान लो 270 मेंबर जो हैं जब तक वो वोट कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। हुआ क्या, 270 मेंबर ने वोट भी कर दी, है ना। तो प्रोसीजर भाई लॉ तो कहीं आपने तोड़ा ही नहीं, जो रूल है वो तो आपने तोड़ा ही नहीं। लेकिन जो इसमें फिर नया टर्म आया, सुप्रीम कोर्ट ने अगली बार केस में दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि आपने बेशक लॉ का जो बनाया वो तो नहीं तोड़ा, लेकिन आपकी लॉ बनाने की नीयत क्या है ना, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल नंबर 21 में इन्होंने बोला, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया हुआ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो लिबर्टी है ये पर्सन की पर्सनल लिबर्टी है। और माने का केस में, माने का जो केस हुआ था 1978 में, उसने गोपालन केस का फैसला पलट दिया। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 में जो लिबर्टी है वो भाई किसी भी लेजिस्लेटिव से अलग नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ये राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, यानी कि आप इंसानों की तरह जियोगे, किसी जानवर की तरह नहीं जियोगे। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं इसके बाद की इसमें एक और बात कर लूँ तो इसमें एक और नई चीज़ जोड़ लीजिएगा, राइट टू लव एंड केयर, वो भी इसी चीज़ में आता है, राइट टू लव एंड केयर, ठीक है, वो भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 21 में, है ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आ गई होंगी। आर्टिकल 21, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक समरी बताऊँ आर्टिकल नंबर 21 की, तो आर्टिकल नंबर 21 बोलता है, एक चीज़ ध्यान रख लेना कि नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, कोई भी पर्सन उसकी पर्सनल लिबर्टी से डेप्राइव नहीं होगा, लिबर्टी से डेप्राइव नहीं होगा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आपने लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है तो आपको पर्सनल लिबर्टी से कोई भी बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, आपकी पर्सनल लिबर्टी में, आपकी स्वतंत्र आज़ादी में, आपकी पर्सनल आज़ादी में, ठीक है। हालांकि कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे राइट टू हियरिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू स्लीप, ये सारी आपकी आर्टिकल 21 में आती हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि ये चीज़ जैसे राइट टू मैरिज है, ये आप बताओ कौन सी आर्टिकल में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। गैस नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। इसके बीच में 2 मिनट का रेस्ट ले लूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो 1 घंटा हो गया, ठीक है। अभी हम करते हैं शुरू 2 मिनट में। हाँ जी, अगर आप एक चीज़ बताओ, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपसे राइट टू एजुकेशन की बात करूँ तो आप एक चीज़ समझो भाई, इंडिया में गरीबी इतनी है कि राइट टू एजुकेशन होना भी बहुत बड़ी बात है ना। एक जिसके पास खाने को रोटी ना हो, अगर उसे शिक्षा फ्री में मिल रही हो तो क्या नुकसान है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं बहुत फ़ायदे के लिए होती हैं। आप भी बताइएगा राइट टू एजुकेशन पे आपका क्या व्यू है। ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। गाइस बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करो और मत करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मतलब शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है, जिससे एक रिवीजन के तौर पर हम इसे कर रहे हैं। ये पूरा फंडामेंटल रिवीजन हो जाएगा, फंडामेंटल राइट का, जैसे आज आपका लक्ष्मीकांत से रिवीजन हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके जो क्वेश्चन हैं आप मैं टेलीग्राम चैनल पे, अपने पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जैसा कि मैंने बोला है ना। अगर आप जाके वहाँ देखोगे ना तो यूपीएससी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी आप यूपीएससी वाले क्वेश्चन गारंटी दे सकता हूँ मैं कर दोगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये कॉन्फिडेंस आना है, अगर पढ़ेंगे लगातार, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे आर्टिकल 21A में आप क्या क्या पढ़ रहे होगे अब तक, आपको बस एक चीज़ पता होगी कि आर्टिकल 21A में भाई एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत हमसे बोला गया कि जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं, जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। अब ये चीज़ तो आपने समझ ली, लेकिन एक चीज़ आप भूल गए इसी में, जो कि लक्ष्मीकांत में भी नहीं दी हुई। अब लक्ष्मीकांत में ये कहाँ दिया हुआ है कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं,
जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए कितनी एज है ये, तो अब कहीं नहीं दिया होगा आपको कि 6 to 18 ईयर्स। अब ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ये पेपर में आ जाती है, 1 नंबर आपको कटवा जाएगी ये चीज़, है ना। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो नई चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। आप देखो मैं ना बेशक सामने लक्ष्मीकांत रखिए, लेकिन आपको बता अपने से रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज़ पर देखते रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक लाइन सुनो, एक एक स्टेटमेंट सुनो, बहुत फ़ायदा मिलने वाला आपको, है ना। बाकी हारने को तो दुनिया हारती है, हम तो जीतने आए हैं, है ना। तो चलते हैं राइट टू एजुकेशन पे। राइट टू एजुकेशन का जो आर्टिकल 21 क्लॉज ए है, ये ऐड जो हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत ये ऐड हुआ था, ठीक है। ये इससे पहले कहाँ था, ये इससे पहले आर्टिकल नंबर 45 में था, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 45 में क्या बचा है, अब आर्टिकल नंबर 45 में ये बचा है कि 6 साल से पहले तक के बच्चों को, जिनकी उम्र 6 साल से कम है, उनको आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, ठीक है। चलो बता दो फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, तो फंडामेंटल राइट 3rd पार्ट में है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ आपसे, तो अमेंडमेंट ने चेंज कर दिया है ना। और इसके बाद अगर मैं कुछ देखूँ इसमें, तो ये जो फंडामेंटल राइट है आपका, है ना, ये जो है देयर बाय फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल तक नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, है ना। फंडामेंटल राइट का मतलब आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिलेगी, इस मेरे कहने का अर्थ ये है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं, तो अब जो है आप किसी लेवल पे जा तो सकते हो, एजुकेशन मेडिसिन इंजीनियरिंग में ले सकते हो, है ना। ये आपका एक मौलिक अधिकार है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपको 6 से 14 ईयर्स में ही मिलेगी, है ना। इसके बाद अगर बात करें, तो आरटीई एक्ट के अंतर्गत आया है, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 2009 के अंतर्गत। मेरे हिसाब से आर्टिकल 21 क्लॉज ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन बारे में, आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें देखो 2 चीज टर्म दिए हुए हैं आपको, एक तो पुनिटिव डिटेंशन, ठीक है, और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन होता है जब आपने कोई हंगामा कर दिया, ठीक है, कोई हरकत कर दी, तो हरकत के बाद की जो सज़ा मिलती है आपको वो होती है पुनिटिव डिटेंशन। या आप इतने शरारती हो कि किसी को, सरकार को लग रहा है कि आप कोई हरकत कर दोगे, तो वो हरकत आप ना करो, उससे बचाने के लिए होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब अच्छा, मैं इसमें अंतर बता दूं, जो पुनिटिव डिटेंशन होता है, इसमें आप ट्रायल के बाद ही जेल जाओगे, ठीक है। ट्रायल होगा आपका, कन्विक्शन इन कोर्ट होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात कर दूं, तो आर्टिकल 22 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ से डील करता है, जो सेकंड पार्ट है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से लॉ करता है। पहले पार्ट को हम देख लेते हैं। मान लो क्या हुआ कि आज आपने कोई कत्ल किया, ठीक है, आज आपने कोई कत्ल किया, ठीक है। अब आपके कत्ल के बाद आपको तुरंत आपको पुलिस पकड़ लेगी। आप पुलिस से पूछोगे भाई मुझे क्यों पकड़ा, है ना, पुलिस वाले बताएंगे इसलिए पकड़ा, कि अच्छा मुझे इसलिए पकड़ा, तो मैं अपने वकील से बात करूंगा, मैं अपने वकील से, या जो अभी आपको डिफेंड करता है उससे बात करेंगे, वो कहेंगे चल बात कर ले। फिर आप बोलोगे मैंने वकील से बात करी, उसने बोला कि 24 घंटे के अंदर तुझे कोर्ट में ले जाना चाहिए, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो, ठीक है। अच्छा, आप ये सोचोगे ना 24 घंटे क्यों आया, मैं आपको एक इसका मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को पकड़ लिया जंगलों में, वो जंगलों में छुप गया था, है ना, बहुत घना जंगल, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। अब वो जंगल का रास्ता, पुलिस तो घुस गई थी, उसने बस पकड़ लिया कैसी गलती से। अब जंगल का रास्ता पता था बस इस आदमी को, आदमी निकला, इसने पढ़ा हुआ था कानून, है ना, कानून की सारी किताब इसने रट रखी थी, ठीक है, चालाक आदमी। इसने क्या करा, पुलिस को पूरे एक दिन ऐसे ही घुमा दिया, ठीक है, पुलिस को ऐसे ही घुमा दिया, है ना। अब यार पुलिस तो घूम गई जंगल में से, वो 24 घंटे तक नहीं निकले। अब 24 घंटे टाइम हो गया इनका खत्म। अब तो बोला जी 24 घंटे में मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया, अब बताओ क्यों पकड़ दो, छोड़ो मुझे, दोबारा पकड़ियो, है ना यार, परेशान। तो फिर उसके बाद एक टर्म ऐड कर दिया गया इसमें, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, यानी कि जर्नी टाइम को हटा के, आपकी यात्रा टाइम को हटा के, जितना टाइम आप उसे कोर्ट तक ले जाने में लगा दो, उस टाइम को हटा के 24 घंटे टाइम इंक्लूड करना है, ये समझ गए। और राइट टू, फिर वही वाली बात है, अगर मान लो मजिस्ट्रेट ने उसे बेल दे दिए, तो उसे 24 घंटे बाद आपको 24 घंटे तक छोड़ देना पड़ेगा। एक चीज़ समझ लो, एनिमी एलियन या पर्सन जो है अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये सेफगार्ड्स किस किस के लिए नहीं है, या तो जो एनिमी एलियन हो, या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत पकड़ा गया हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में केस सुना होगा, महबूबा मुफ्ती वगैरह, कि इनको अपने घर में बंद कर दिया गया था, नजरबंद जिसे बोला था, है ना। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक टाइप होता है कि जिससे ये पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं, तो ये जो खाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, ध्यान रखना, ये आर्टिकल 22 जो है खाली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है, ठीक है। ये सिविल, इनकम टैक्स, इस टाइप की जो
प्रोसीडिंग है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं सेकंड पार्ट बता दूं। सेकंड पार्ट में मान लो यार बंदा पकड़ा है तो उसके लिए भी तो कुछ दे दो रियायत। तो उसके लिए जो रियायत दी हुई है कि भाई आप उसे 3 महीने से ज़्यादा उसके घर में या प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते। 3 महीने का फिर जो एडवाइजरी बोर्ड होगा, अगर आप उसका टाइम बढ़ाना चाहते हो तो बोर्ड बताएगा कि इसका टाइम बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि आपको उसे ग्राउंड बताना होगा कि मुझे क्यों ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंट कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट अगर डिस्क्लोज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बताओ। ठीक है, और उसके बाद एक डिटेंटू यानी कि जो भी बंदी है, डिटेंटू का मतलब बंदी होता है। ठीक है, उसे भी आप डिटेंशन ऑर्डर में एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। अब आर्टिकल नंबर 22 देखो, यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाएगी वो यहाँ से बनाएगी। आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है? अथोराइज द पार्लियामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यूपीएससी वाले लिख देंगे अथोराइज द प्रेसिडेंट, गलत हो जाएगा, 1 मिनट में ये गलत हो जाएगा, है ना। ये पार्लियामेंट को अथोराइज करती है। क्यों अथोराइज करती है? सर्कमस्टेंसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। ऐसे केस, ऐसी क्लास जिसमें उसे 3 महीने से ज़्यादा बंद रखा जाना चाहिए। ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बॉडी, जरूरी नहीं कि उस एडवाइजरी बॉडी से ही परमिशन मिले। मैक्सिमम कितना पीरियड हो सकता है डिटेंशन के लिए? ठीक है, और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या होगा जो एडवाइजरी बॉडी फॉलो करेगी। ये जो चीज़ें हैं ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉज बनाए गए हैं जो कि अब इस समय उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पे। ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 23 पे। गैस समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आप पहले ये बता दो। ठीक है, आपने ना कभी देखा होगा, अगर आप भी रास्ते में चलते होगे तो दिल्ली में स्पेशली क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे रुकी ना तो आप एक चीज़ देखते हो कि आपने ध्यान दिया हो किसी का हाथ टूट रहा है, किसी की आंख नहीं है ना। स्पेशली मुंबई वगैरह में ज़्यादा होती हैं ये केसेस, है ना। वो आ जाते हैं आपसे तुरंत, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं तुरंत आपसे रुपए मांगने, है ना। अच्छा, अगर आप उनसे कुछ बात करोगे ना वो आपसे बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो कहीं एक और देखते रहेंगे क्योंकि उनको कोई नज़र रख रहा होता है ना। तो वो उनको बाद में मारता पीटता जो भी होगा। यानी कि इस टाइप की जो हरकतें होती थी आर्टिकल 23 में वही बोला गया है कि आपको ऐसी टाइप की हरकतें रोकनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये हरकत कैसे रुकेंगी। आर्टिकल 23 बोलता है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, बेगर यानी कि फोर्स्ड लेबर है। ठीक है, आपको कोई भी फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता। आप ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग का मतलब है, ये देखो क्या क्या बोलता है एक्सप्रेशन ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग का मतलब है कि आप किसी को यानी किसी मैन वुमेन चिल्ड्रन को ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो लाइक एज ए गुड। ठीक है, आप उनकी इमोरल ट्रैफिक नहीं कर सकते यानी कि उनका इमोरल आदान प्रदान नहीं कर सकते। देवदासी प्रथा फॉलो नहीं कर सकते। गुलामी ऑफ स्लेवरी फॉलो नहीं कर सकते। और इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है, वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, बेगर का मतलब क्या होता है? बेगर का मतलब होता है कंपलसरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, यानी कि आप उससे काम तो करा दे रहे हो लेकिन उससे कुछ भी तनख्वाह नहीं दे रहे हो। तो ये सारी बैंडेड लेवल फोर्स वगैरह होती है। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 23 आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल 23 बोलता है कि आप किसी भी ना तो किसी महिला पुरुष को बेचोगे, ना उससे स्लेवरी करवाओगे, ना उसे देवदासी की फॉर्म में रखोगे। ठीक है, और ना मतलब ट्रैफिकिंग करोगे ना बेगार करवाओगे, है ना। बेगार तो वैसे बोल देते हैं अगर आपने शब्द सुना हो तो। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं आपको बता दूं एक इसमें जो एक्सेप्शन है वो ये है कि स्टेट जो है वो किसी को भी कंपलसरी सर्विस के लिए बोल सकता है पब्लिक पर्पज के लिए, चाहे वो सोशल सर्विस हो चाहे वो मिलिट्री सर्विस हो। ठीक है, और स्टेट जो परमिटेड नहीं है वो रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सेक्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मेरे हिसाब से आर्टिकल 23 क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 24 में स्पेशली बच्चों की बात की गई है। बच्चों की क्या बात की गई है आर्टिकल 24 में कि अगर बच्चा 14 साल से 14 ईयर से कम का है तो वो किसी भी हैजर्डस कंपनी में काम नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क, माइनर, रेलवे जैसी कंपनी में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर हार्मलेस चीज़ है तो उसमें काम कर सकता है। हालांकि इसमें बाद में फिर कुछ चेंजेस हुए। अगर मैं उस चेंजेस की बात करूँ तो उस चेंजेस में एक ये चीज़ आई थी कि जो भी डोमेस्टिक वर्क है ना, वो भी 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अब यानी कि 14 साल से जो कम का बच्चा है वो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो पार्लियामेंट ऑर्डर है, यानी क्या ऑर्डर है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, वो ये बोलते हैं कि 14 साल से कम का बच्चा जो है वो किसी भी हैजर्डस कंपनी में काम नहीं कर सकता। ठीक है, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट आया था 2016 में, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 में आया था और इसने बोला था कि जो 14 से 18 तक के बच्चे हैं उनका भी प्रोहिबिशन लगा दिया, उनको भी कुछ फैक्ट्री बंद कर दी। जैसे एक आपने ध्यान दिया कोयला फैक्ट्री वगैरह जिसमें बच्चे के शरीर के पार्ट्स जल्दी गल जाते हैं, ऐसी फैक्ट्री, चूड़ी फैक्ट्री जो होती हैं, इनमें बच्चा 14 से अगर 18 साल तक का है तो काम नहीं करेगा और लेस देन 14 है तो कोई काम नहीं
करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आर्टिकल 24 में आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इससे आप हिजाब केस जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके आधार पे भी देख लीजिएगा, हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रही है। ठीक है, अगर मैं हिजाब कंट्रोवर्सी की बात करूँ आपसे तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी राइट को, किसी भी रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, यानी कि उसे अपना सकते हो, उसका एक तरह से उसे फॉलो कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है, तो ये राइट आर्टिकल 25 बोलता है। फ्रीडम ऑफ कंसेंस का मतलब है आप किसी देवता देवी देवता को मान सकते हो जिसमें आपकी इच्छा हो। ठीक है, प्रोफेस का मतलब है कि आप खुलेआम उनकी पूजा कर सकते हो। प्रोफेस का मतलब है कि हाँ, मतलब खुलेआम उनकी एक डिक्लेरेशन करते हो, मैं तो जी हिंदू, मैं ये सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, जो भी हो आप। ठीक है, और राइट टू प्रैक्टिस का मतलब है कि आप उसकी खुलेआम पूजा कर सकते हो, अपने देवी देवता की जो भी आपकी सेरेमनी है, जो भी आपके रिचुअल्स है, उन्हें आप पालन कर सकते हो। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब आप किसी से बोल सकते हो मेरा धर्म अच्छा है, लेकिन बशर्ते बोल दो भाई मेरे धर्म में आ जा, बशर्ते कि आप उसे फोर्स नहीं करोगे। ठीक है, फोर्स नहीं करोगे कि मेरे धर्म में आ जा, है ना। तो ये होता है राइट टू प्रोपेगेट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो राइट है सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, वही ध्यान रख लो। 15, 16, 19, 29, 30 आप भी बोलोगे 4 बार बता दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज 4 बार बताया, लेकिन आपके 2 नंबर पक्के करवा दिए इसी चीज़ को बता के। अब तक आपके समझ लो फंडामेंटल राइट में से एक क्वेश्चन पक्का हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पिछले टॉपिक में से आ जाता है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो जो फंडामेंटल राइट है, परमिटेड जो स्टेट है वो भाई एक्सेप्शन जो है वो किसी भी रिलीजन को रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या सेकुलर एक्टिविटी प्रभावित हो रही है तो, है ना। और दूसरा जो है वो ये है कि आपको सोशल वेलफेयर के लिए रिफॉर्म और थ्रो कर सकता है ओपन हिंदू रिलीजियस के लिए, पब्लिक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, 2 एक्सप्लेनेशन अलग अलग हैं कि वन वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपाण, कृपाण जो है आप अपने प्रोफेशन सिख रिलीजन में हैं तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं तो हिंदू जो नाम लिया गया है इसमें वो सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए लिया गया है, इंक्लूड हिंदूज। ठीक है, इसके बाद हम आर्टिकल 26 पे आते हैं। समझ आया आर्टिकल 25? आप कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, किसी धर्म का प्रचार प्रसार उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आर्टिकल नंबर 26 पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 26 की बता दूं तो आर्टिकल 26 जो है वो आपका स्पेशली मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। तो आर्टिकल 26 बोलता है कि कोई भी धार्मिक प्रजाति, मतलब कोई भी धर्म अपने सेक्शन के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए एस्टेब्लिश कर सकता है, अपने रिलीजन के मैटर खुद देख सकता है, अपनी कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है, कोई भी एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी चाहिए। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझो, आर्टिकल 25 जो थी वो थी इंडिविजुअल के लिए, आर्टिकल 26 जो है वो है एक पूरी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो ये जो आर्टिकल है ये आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आज़ादी देता है आपको। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 की ही तरह ये सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, है ना। लेकिन ये कोई भी इसके ये 3 एक्सेप्शन है इसमें, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, इन एक्सेप्शन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये 3 चीज़ें हमारे लिए क्लेरिफाई होनी चाहिए अगर आप आर्टिकल नंबर 26 फॉलो कर रहे हो तो। एक तो एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, नहीं कि आपने अकेले और आपने अपना धर्म मान लिया, जी मेरा धर्म है, बताओ क्या कर रहे हो तू, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और ये एक डिस्टिंक्टिव नेम से होनी चाहिए, है ना। हालांकि जैसे रामकृष्ण मिशन है, ये है ना, आनंद मार्ग है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है हिंदू रिलीजन में। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद की मैं बात करूँ अरविंदो सोसाइटी, है ना, इसके फॉलोअर बताओ भाई, मतलब कौन से धर्म को फॉलो करती है, तो आपको नहीं पता, तो रिलीजियस डोमिनेशन नहीं है। इसके बाद हम आर्टिकल 27 पे आते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को, किसी धर्म को प्रचार प्रसार बढ़ावा देने के लिए अगर आपने कुछ सैलरी देते हो तो आप जो है उस पर टैक्स से बच जाओगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सरकार है वो आपके टैक्स के पैसे से किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, टैक्स के पैसे से किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, लेकिन सारे धर्मों को प्रमोट कर सकती है, सारे धर्मों को प्रमोट कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेंटेनेंस, जो टैक्स का पैसा है वो किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं लगेगा, लेकिन जो टैक्स का पैसा है वो सारे धर्मों को प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, प्रमोशन के लिए पैसा यूज कर सकती है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं
तो खाली ये टैक्स को लेने से मना करता है, फीस लेने से मना नहीं करता, है ना। अगर आपकी मान लो कोई फीस है, आप मान लो जीएसटी भर रहे हो, ठीक है, तो जीएसटी में आपको इस बार 10% टैक्स बैठा, आपने बोल दिया जी मैंने तो इतना उसे दे दिया, दान में दे दिया, तो आपकी जो फीस है मान लो 5,000 रुपये, तो वो फीस आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको हो सकता है टैक्स माफ़ हो जाए, लेकिन वो फीस माफ़ नहीं होने वाली है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 देख लीजिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी स्टेट द्वारा एस्टेब्लिश, स्टेट द्वारा आउन, स्टेट द्वारा एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी धर्म का, जरूरी नहीं है कि आपको किसी धर्म के प्रार्थना बोलनी पड़े, प्रेयर करनी पड़े, आपको किसी धर्म के लेक्चर सुनने पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 28 में आई हैं। आर्टिकल 28 बताता है कि इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे होते हैं, होली मेंटेड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, और रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। अगर आप इस चीज़ में ध्यान रख लीजिएगा कि जो बी है, यानी कि जहाँ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, बी में आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो हैं वो परमिटेड हैं, क्योंकि ये स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर तो किया जाता है, लेकिन ये किसी एंडोमेंट और ट्रस्ट ने स्थापित किया है, तो वहाँ पे आप उसे दे सकते हो। इसमें बशर्ते बच्चे की कंसेंट होनी चाहिए, और बच्चा 18 साल से कम का है तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ आई नहीं आई, है ना। मेरे हिसाब से आगे होगी, 1.5 घंटा होने वाला है यार। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटीज भी कहीं डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, माइनॉरिटीज कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं आर्टिकल 29 बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, वो लिख देंगे यहाँ पे माइनॉरिटीज, है ना, पेपर वाले, आपका गलत हो जाएगा, माइनॉरिटीज है ही नहीं जब, तो आपको लिखना है एनी सेक्शन ऑफ सिटीज रिसाइडिंग इन एनी पार्ट इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। अगर आपकी कोई सेक्शन ऑफ सिटीजन है, उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कोई कल्चर है उसकी, तो वो कंजर्व कर सकता है उसे, ठीक है। आपको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा कि आपका रिलीजन अलग है, देश अलग है, कास्ट अलग है या लैंग्वेज अलग है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं तो आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज को भी प्रमोट करता है, कॉमन सी बात है, और किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन यानी कि किसी भी एक सेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे आर्टिकल 30 स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना कोई भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कोई भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने स्कूल, है ना, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि जो भी कंपनसेशन अमाउंट है, ठीक है, आपके अगर मान लो उसकी प्रॉपर्टी लेना है तो जो कंपनसेशन अमाउंट है वो आपको जरूरी नहीं है कि मतलब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है इनके लिए एप्लीकेबल होती है। आप ध्यान रखो, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे लिए नहीं है, लेकिन इनके लिए राइट टू प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर आप ग्रांटिंग एड कर रहे हो तो जो स्टेट है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि अच्छा ये तो हिंदू वाला है इसे ज़्यादा पैसे दे दो, कि मुसलमान वाला है इसे कम पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आर्टिकल 3 जो है वो 2 तरह की माइनॉरिटीज़ के साथ डील करता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। रिलीजियस मतलब आपकी अगर कोई कल्चर है, या लिंग्विस्टिक आपकी कोई लैंग्वेज है, ठीक है। इस आधार पर देख लीजिएगा मेरे हिसाब से। अब इसमें कुछ ऐसा माइनॉरिटी एजुकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो भाई उसे स्टेट ही चलाए, या स्टेट खाली उसे बोल दे कि हाँ चल तू ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज कर दे लेकिन एड ना दे, और स्टेट ऐसा है कि उसे ना तो रिकॉग्नाइज करे ना ही एड दे। अगर जो पहले और दूसरे में, तो आप कोई भी माइनॉरिटी मतलब रेगुलेटरी पावर होंगी स्टेट की, सिलेबस को होगा, उसका प्रिस्क्रिप्शन होगा, एकेडमिक होगा, है ना, डिसिप्लिन, सारी चीज़ होगी। सी में स्टेट की कोई पावर नहीं होगी, हालांकि वो पावर पब्लिक ऑर्डर, मोडलिटी, वो सारी पावरें रहेंगी ही रहेंगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, है ना। और मैं बता दूं इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा। माइनॉरिटीज़ में जो स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं वो अपने हिसाब से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बॉडी, मैनेजर बॉडी, वो सब चीज़ को रख सकते हैं अपने हिसाब से। वो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ रख सकते हैं, और अपने हिसाब से वो फीस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अपने बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉपर्टीज और एसेट्स इसके यूज कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा। आर्टिकल 30 बस इसमें ज़्यादा अगर मत पढ़ना, ज़्यादा इसमें आता नहीं है कभी भी, है ना। कहीं आप इसके ज़्यादा डीप के चक्कर में, पीएचडी करने के चक्कर में चले जाओ, हालांकि इसे एक बार आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 32 पे। आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 32 बोलता है कि भैया अगर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता तो आप आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट चले जाओ, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा, वो रिट जारी कर देंगे। अगर मैं आर्टिकल नंबर 32 की बात करूँ तो ये सोल है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वेरी हार्ट ऑफ इट, ऐसा अंबेडकर ने बोला था, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ऐसा बोला था, है ना। आर्टिकल नंबर 32 जो है वो भी बेसिक फीचर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला हुआ है, ये भी बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है।
एक और बेसिक फीचर मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस किया था, रूल ऑफ लॉ, वो भी बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसके बाद ये 4 रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब होता है तुरंत आदेश देना। आपने मान लो बोला तो वो तुरंत कुछ आदेश देंगे, और उस आदेश में हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सैल्यूटरी, क्वो वारंटो, ये 4 आती हैं। अभी मैं इसे बताऊंगा कौन कौन सी आती हैं। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, जो पार्लियामेंट है वो किसी से भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट को पावर दे सकता है कि भाई तुम भी रिट जारी कर दो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बता दूं तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट जाने की जो आपका अधिकार है वो सस्पेंड नहीं होगा, खाली इमरजेंसी को छोड़ के, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद बात कर दूं आपसे थोड़ी सी, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिफेंडर गारंटर है हमने डिस्कस कर ही लिया ये, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ इसमें, तो जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, देखो ये जुरिस्डिक्शन जो वो ओरिजिनल तो है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं, यानी कि 226 के हाई कोर्ट भी उसमें साथ है, ठीक है। अच्छा, अब जब मान लो आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो जो भी पार्टी है वो कहीं भी जा सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो फिर इसमें कुछ रिट की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन सी रिट हैं इसमें, रिट डिस्कस कर लेते हैं। रिट जो है वो इंग्लिश लॉ से ली गई है, इतना ध्यान रखना है ना। और रिट के बारे में अगर मैं आगे फिर डिस्कस करना चाहूँ तो पहले रिट जुरिस्डिक्शन देख लो। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है दैन सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। बता देता हूँ क्यों, क्योंकि देखो जो सुप्रीम कोर्ट है वो खाली फंडामेंटल राइट वायलेशन पे रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो किसी भी मैटर में रिट जारी कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, जो सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी है वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो टेरिटरी है ना सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट की या तो वो अपने क्षेत्र में, जहाँ जैसे जिस राज्य में है वो राज्य, टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट, या उसके राज्य में क्राइम हुआ होना चाहिए, तो ही हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो इसका मतलब एससी की पावर ज़्यादा है, एससी का एरिया ज़्यादा है रिट इशू करने में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, और आर्टिकल मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। 226 में फंडामेंटल राइट में भी जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, और अगर आपका कोई लीगल राइट है तो उसमें भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हम हैबियस कॉर्पस डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं हैबियस कॉर्पस की सबसे पहले बात करूं तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि एक चीज़ मान लो, अगर पुलिस ने आज एक बंदे को पकड़ लिया, तो उस बंदे को कोर्ट के सामने ले जाना, वो तुरंत बोलेंगे कि इस बंदे को मेरे सामने ले जाओ, तो वो हैबियस कॉर्पस ऑफ है, यानी टू बॉडी ऑफ, पुलिस को आदेश करना, यानी कि स्टेट को आदेश करना कि उस बंदे को मेरे सामने आप प्रस्तुत करो, ठीक है। समझ आ गई, नहीं आ गई? अच्छा, अब वो ही किस किस में नहीं हो सकता, या तो डिटेंशन लॉफुल हो, या प्रोसीडिंग जो है वो कंटेम्प्ट हो, मान लो उसने कोर्ट का आदेश नहीं माना हो, या डिटेंशन जो वो कोर्ट ने ही दी हो, या डिटेंशन जो वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के आउट हो, है ना। तो कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, वरना कोर्ट आदेश दे सकता है। मैंडेमस समझ लो क्या है। मैंडेमस का मतलब है कमांड देना, मैंडेमस का मतलब है कमांड देना, है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड दे देगा, भाई इस काम को कर ले, सरकारी ऑफिसर को, ये ध्यान रखना, पब्लिक ऑफिसर को कमांड देगा, इस काम को कर ले, तू ज़्यादा बिगड़ रहा है, अब तू काम कर ले ये वाला, है ना। तो वो आ जाता है मैंडेमस में, ठीक है। अब मैंडेमस के बाद ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन देख लो कब कब, कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं आ सकता, है ना, और डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं आ सकता, जो कि स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है जिसके पास, जहाँ ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी ना हो, वहाँ नहीं दे सकते ये। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट ये अब बचानी है। मैं आपको रिट समझा देता हूँ सारी। प्रोहिबिशन क्या होती है? प्रोहिबिशन मतलब होती है आप किसी को रोकना, है ना। आप देखो कि अच्छा ये वाला बंदा ना काम नहीं कर रहा, तो आप उससे बोलो रुक जा भी थोड़े से, है ना, इस केस में तू फैसला मत ले। अब ये क्या होता है, इसमें हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को बोलती है कि भाई अब तुम इस फैसले पे काम मत करो, ठीक है। हायर कोर्ट जो बोलती है कि अब तुम इस फैसले पे काम मत करो, और इट इज अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी। ये अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए अवेलेबल नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं है। समझ आया यहाँ तक? नहीं आया? इसे एक बार लास्ट में इसकी समरी करेंगे, अभी रुक जाओ आप। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ सर्टियोरेरी, तो इसका अर्थ होता है कि टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये हायर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को बोलता है कि अब ये वाला केस तू मुझे दे दे, अब तुझसे ना हो पाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सर्टियोरेरी में दी है। अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ऊपर वाली जो हुई थी वो तो खाली प्रोहिबिट कर रही थी उसको कि भाई तू रुक जा, भी काम मत कर, तुझसे ना हो पाएगा, है ना। ये वाली क्या कर रही है, बोल रही कि तुझसे हो भी ना पाएगा और इस केस को मुझे भी दे दे, यानी कि साथ साथ में उसका उपचार क्यूरेटिव भी है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ गई होगी।
अगर इसके बाद की हम बात करें तो एक और चीज़ बची है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का अर्थ है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर है, अगर मान लो पब्लिक ऑफिसर है वो अपने फ़ायदा उठा रहा है, गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो इसमें क्यो वारंटो रिट आदेश हो जाएगा और वो अपना गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता। आर्म्ड फोर्सेस फंडामेंटल राइट हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्शल लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है। आर्टिकल 35 बचा है, उसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी। एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आर्टिकल 33 और 34 में जो भी लॉज होते हैं, है ना, इन्हें हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक है ना। मार्शल लॉ मैंने आपको जब भी बताया था, आप ध्यान दिया होगा आपने, ठीक है। और अगर मैं आपको मार्शल लॉ की बता दूं, मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी में डेफिनेशन आ जाता है, मेंस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बता दूं, मार्शल लॉ जो खाली फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है, और जो नेशनल इमरजेंसी भाई वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन सब चीज़ को इफेक्ट कर देती है। ये खाली गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट को सस्पेंड करता है। ये तो भैया गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट चलते रहते हैं इमरजेंसी में, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रुको एक मिनट, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो इसका सस्पेंशन होता है, जो इम्पोज होता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ लॉ के लिए इम्पोज होता है। इसमें इम्पोज जो होता है वो 3 ग्राउंड पे होते हैं, है ना। वो कौन कौन से? बार इंटरनल, बार ऑर्डर ड्यू टू एन एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन रीजन से होता है, ठीक है। ये सब स्पेसिफिक एरिया में होता है और ये होल कंट्री में या किसी भी पार्ट में, ठीक है। कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 34 हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा मैं इसे दोबारा से डिस्कस करूं। अगर इसके बाद मैं आगे कुछ बताऊं आपको तो आर्टिकल नंबर 35 देख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 35 बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसी लॉ बना सकती है जो किसी भी फंडामेंटल राइट को एक लॉ में कन्वर्ट कर सकती है, किसी भी फंडामेंटल राइट को अधिकार दे सकती है, और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये वाली पावर नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ डिस्कस सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अब हमारा कुछ बचा है। प्रेजेंट पोजीशन टू राइट टू प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, फंडामेंटल राइट है ही नहीं। आर्टिकल 300A में ये राइट है, ठीक है। 19(1) क्लॉज F में था, वो भी वहाँ से डिलीट हो गया है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता तो आपको रखना है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ एक बार, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा मुझे, है ना। आर्टिकल 31C मैंने आपको बता दिया पहले, 39 क्लॉज B क्लॉज C में हम डिस्कस कर ही चुके थे इसे, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ समझ लो, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 जो है वो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिटिसिज्म और देख लेते हैं FR के, फंडामेंटल राइट के क्रिटिसिज्म। वैलिडेशन होगा, ये आर्टिकल 35 की बात है, सारी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिटिसिज्म देख लो, एक्सेसिव लिमिटेशन, बहुत सारी लिमिटेशन दे रखी है भाई, पब्लिक मोबिलिटी, हेल्थ, वो एक ऐसी लिमिटेशन है जिसे आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन सारी चीज़ हो जाएंगी। सोशल इकोनॉमिकल राइट नहीं है, खाली पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, जबकि सोशल इकोनॉमिकल राइट होने चाहिए थे। हमारा देश बहुत गरीब है, क्लियरिटी है ही नहीं, कोई क्लियरिटी है ही नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो जब चाहो। पब्लिक इंटरेस्ट है, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, माइनॉरिटीज है, ये शब्द डिफाइन ही नहीं है। अनटचेबिलिटी है, परमानेंट है ही नहीं, मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं है, खाली मतलब एक तरह से वो कभी भी डिलीट हो सकते हैं अगर इमरजेंसी उनकी लग सकती है। सस्पेंशन देखो ये आ गया, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी हो सकती है। एक्सपेंसिव रिमेडी भाई, सुप्रीम कोर्ट जाने में इतना खर्चा हो जाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें दे दिया गया जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, ठीक है। नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी है ही नहीं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना, आखिरकार कहना क्या चाहते हो वो इन्हें पता ही नहीं है। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बेडरॉक है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करती है, फॉर्मिडेबल बलवार्क है इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ है, प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटीज और वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ सोशल इक्वलिटी प्रमोट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और ये बाकी लीगल राइट दिए हुए हैं उन्होंने जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी आप इस पर चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद एक बार आर्टिकल देख लो ध्यान से। आर्टिकल नंबर 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। आर्टिकल नंबर 13 लॉज इनकन्सिस्टेंट, लॉज बताया इसमें कौन कौन सा है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड पे। 16 अपॉर्चुनिटी, 17 अनटचेबिलिटी, 18 टाइटल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 कि आप कहीं आओ जाओ घूमो फिरो। आर्टिकल नंबर 20 कि आपको मतलब आप केस कैसे कैसे चल सकता है क्रिमिनल केस। आर्टिकल नंबर 21 आपकी लाइफ कैसे चलेगी। आर्टिकल नंबर 21 से ये राइट टू एजुकेशन।
आर्टिकल नंबर 22 की अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाए तो क्या होना है। आर्टिकल नंबर 23 आप यानी कि जो गुलामी है वो कैसे बंद हो। आर्टिकल नंबर 24 बच्चों का काम करना कैसे बंद हो। आर्टिकल नंबर 25 ध्यान से समझ लो, कोई भी आप धर्म को फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 26 किसी भी धर्म का स्कूल फॉलो कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो किसी भी रिलीजियस अफेयर को। आर्टिकल नंबर 27 कोई भी टैक्स देते हो तो आप उसके जो सरकार है, सरकार का कोई रिलीजन नहीं है हमारे में, स्टेट हैज़ नो रिलीजन, इस चीज़ को ध्यान रखना। और आर्टिकल नंबर 28 आप कोई भी स्कूल एडमिनिस्टर कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 29 आप जो भी इंटरेस्ट होंगे वो माइनॉरिटीज़ की जगह यहाँ पे आप सेक्शन ऑफ सिटीजन लिख लेना, सेक्शन ऑफ सिटीजन लिख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ठीक है, वो चीज़ होगी। आर्टिकल नंबर 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज है। आर्टिकल नंबर 31 जो कैंसिल हो गया है, राइट टू प्रॉपर्टी था। और आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है, ये है कि आपकी लॉ कैसे कैसे बचेंगे, इंपॉर्टेंट होता नहीं है इतना। आर्टिकल नंबर 32 दी मैरिज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 32 से भी रिपील हो गया। आर्टिकल नंबर 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई दैट कन्फर्ड, यानी कि फोर्सेस मिलिट्री के लिए। आर्टिकल नंबर 34 आपकी जो मार्शल लॉ होती है उसके लिए। आर्टिकल नंबर 35 की पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है। तो गैस फंडामेंटल राइट हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में फंडामेंटल राइट चैप्टर डिस्कस कर लिया है। मुझे नहीं बचता कि अगर कुछ बचा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब KNP एनालिसिस। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो आप जितना शेयर कर सकते हो। कल इससे भी बेहतर वीडियो आएगी अगर आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद।